अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी प्यारी प्यारी मेके वालियों, आज ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे आपके लिए, वैसे तो रोज़ ही मेरी सुबह आपके लिए होती हैं, लेकिन ये ख़ास आपके लिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन चाहती हैं। आप चाहती हैं मेरे बच्चों को मैं इतना अच्छा पालूँ, इतना अच्छा इंसान बनाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छा खिलाऊँ, और उसके लिए आप सिर्फ बच्चों के ही नहीं, पूरे घर वालों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं। अपने आप को भूल कर उनकी ज़रूरियात को बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाने के लिए लगी हुई होती है। अच्छे से अच्छा खाना पकाना, चाहे महंगाई का दौर हो, यहाँ से बचा के वहाँ इस्तेमाल करना, वहाँ से बचा के वहाँ इस्तेमाल करना, मतलब कहीं आना जाना, बच्चों की पढ़ाई, घर को निक सुख से रखना। और कभी कभार इन सब चीज़ों में आप अपने आप को भूल जाती हैं। और जब आप अपने आप को भूल जाती हैं और जब आपको ज़रा सा टाइम मिलता है अपने लिए और अब आप अपने आप को शीशे में देखती हैं, तो आप कहती हैं ये मुझे क्या हो गया है, ये मैंने क्या किया। हर चीज़ को तो मैं फ़िक्स करती रही, लेकिन मैं अपने आप को फ़िक्स करना भूल गई। और उस चीज़ की जद्दोजहद में कि कभी कभार ऐसा होता है, कुछ ख़वातीन खुद भी अपने आप को शीशे में नहीं देखती, बल्कि उनके हस्बैंड्स उनको शीशे में दिखाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम चाहती हो कि मैं तुझसे शादी कर लूँ, तुम देखो तो अपने आप को। आप किसी और चीज़ की दौड़ में लगी हुई थी, आप सबको खुश करने की दौड़ में लगी हुई थी, और आप अपने आप को भूल गई। और जब आपको याद आया तो आपके हाथ पांव इतने फूल जाते हैं कि बस कुछ भी कर लो, मुझे तो ऐसा बनना है, मुझे तो वैसा बनना है, ये भी दुरुस्त करना है, वो भी दुरुस्त करना है। और उस दुरुस्त करने के चक्कर में बग़ैर सोचे समझे आप ऐसे फ़ैसलों का इंतखाब कर लेती हैं कि आपकी बनी हुई चीज़ बिगड़ जाती है। आप जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसको बनाने के बजाय उल्टा कुएं में गिर जाती हैं, और आप कहती हैं ये मैंने अपने साथ क्या किया। सो ये जो जुमला है कि ये मैंने अपने साथ क्या किया, मैं नहीं चाहती कि कोई औरत बोले, वो ये बोले कि है ये मेरा बड़ा अच्छा फ़ैसला है, ये तो मैंने सही किया। क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च की कमी है, लोग रिसर्च नहीं करते, लोग मशवरे नहीं करते, बस एकदम जल्दबाजी मचाते हैं। पहले वैसे सारी ज़िंदगी ख़याल नहीं रखा, लेकिन अभी ये जो ख़ानदान की शादी आने वाली है, इससे पहले पहले मुझे ये करना है। अब आपको सही डॉक्टर या सही जगह जाने का टाइम नहीं मिला, तो आपने कुछ ऐसे लोगों का इंतखाब किया जिन्होंने आपकी बनी हुई चीज़ को बिगाड़ दिया। तो आज ये शो उसके ऊपर है कि बहुत सारे लोगों में जिनमें अवेयरनेस नहीं है, उनको बताना ज़रूरी है कि अच्छे अच्छों के काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिगड़े हुए काम बना भी सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे इंस्टेंट जो रिज़ल्ट्स आते हैं, आपके फीचर्स, आपकी स्किन, आपके बाल, उन सब के लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं और काबिल डॉक्टर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो जिनको नो हाउ होती नहीं है, सिर्फ मशीनें ख़रीद के उन्होंने एक क्लिनिक खोल ली होती है, और वो आपके चेहरे पर कुछ इस तरह का काम कर देते हैं कि जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा हो। तो सब भी कहते हैं तुमने क्या करवा लिया, तुम पहले अच्छी थी, अब क्या हो गई हो। सो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ भी आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, क्योंकि कभी कभार हमसे भी गड़बड़ें हो जाती हैं, हम गलत जगहों पे जाकर अपना सत्यानाश मार लेते हैं और हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो पहले ही अच्छे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अपने ऊपर थोड़ी सी नज़र डालने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो आजकल सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो ये बताते हैं कि हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं, और उनके साथ भी कभी ना कभी कोई ब्लंडर होता है जो हर कोई कन्फेस नहीं करता। लेकिन यहाँ मेरे पास दो सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी और आपको गाइडलाइंस भी देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो एक तरफ हैं बीनिश परवेज़ और एक तरफ हैं रबाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। मतलब ये दोनों वो हैं जो बताते हैं कि देखो हमने ये किया तो हमारे पास ये बेहतरी आई, हमने ये किया तो हमारे साथ ये गड़बड़ हुई, है ना? बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के अलावा प्रोफेशनल लोग भी हमारे इस पैनल में शामिल हों, ताकि हमें पता तो चले कि ये हुआ था तो क्यों हुआ था, और वो हुआ था तो क्यों हुआ था। हम हवा में ऐसे बात नहीं कर सकते। तो एक तरफ है हमारे डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर लाइबा शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो दोनों ज़ाहिर है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो हम जो चाहे सवाल इनसे कर सकते हैं। आप भी अपने मसले हमें बता सकते हैं और हम इनसे यहाँ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना?
बहुत सारे पहले ज़माने की बात है, कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह कि लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने फीचर्स को छेड़ें या अपनी स्किन को छेड़ें। अगर हम पुराने ज़माने में नानी और दादियों की बात करते हैं तो हार्डली उस ज़माने में कौन लोग थे जो जाते थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और हेल्प लेते थे? कौन थे, कौन होंगे वो? हाँ? मेरी दादी ने सजेस्ट किया था व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड ना, हाँ. शी सजेस्टेड मी फॉर गोइंग फॉर द राइनोप्लास्टी बिकॉज शी वाज लाइक के यू नो ईरानीज का होता है, दे हैव दिस ब्यूटी फोबियाज, तो उनको होता है कि भाई हमें हर चीज़ बहुत परफेक्ट और खूबसूरत चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो है वो सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स के ऊपर बहुत अर्ली स्टेज से बिलीव करते थे, एटलीस्ट मेरी फैमिली तो। अच्छा, नाक की तो सर्जरी वगैरह जिसको राइनोप्लास्टी कहते हैं, राइनोप्लास्टी कहते हैं, वो तो पहले भी सुनने में आती जाती थी। बिल्कुल, वो तो मतलब लाइक पुराने वक्तों में भी हमने सुनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन बट लेजर भी काफी पहले स्टार्ट हो गया था, इट स्टार्टेड विद लेजर नहीं, वो था कुछ और जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ हाँ, so electrolysis and lasers is starting with in Pakistan. As far as I remember in my childhood hearing things from my dadi and my mother कि जी डिप्लेक्स वाले कर रहे होते थे। लेजर इज आल्सो सिर्फ आईपीएल होता था, आईपीएल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये चीजें थी, हमने बुजुर्गों से नहीं हमने सुनी इस तरह की। मैं आप लोगों दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, एज डॉक्टर, जाहिर है आप लोग रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, तो पाकिस्तान में पहले क्या कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे? जो पुरानी हीरोइनें थी वो लोग अच्छा देखिए इस चीज के अंदर वो थी बिल्कुल, लेकिन वो ट्रीटमेंट्स कराने के लिए आपको बाहर जाते थे ना, फिर बाहर दुबई चले जाते थे, दुबई चले जाते थे। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, अच्छा लेवल्स जो होते हैं ना वो स्टडी लेवल्स होते हैं। जब ये हायर एजुकेशन कमीशन बना, पाकिस्तान में वो डिग्रीज स्टार्ट हुई, पढ़ना शुरू किया। जैसे मैं एस्थेटिक और डर्माटोलॉजी में बाद में आई, मैं पहले एनाटॉमी में एमफिल कर रही थी, फिर मैंने देखा कि नहीं ये जॉब आई हुई है, मैंने हाउस जॉब करी, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो चीज़ें अब इनकॉर्पोरेट। अब आप डर्माटोलॉजी के जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या रेजिडेंसी, तो उसमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी पढ़ाए जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट। मेरा सवाल, हाँ मैं आपकी बात समझ गई। आप जो कह रही है ना, वो उस वक्त ये था हमें बाहर जाना पड़ता था, बाहर गए, 1-2 क्लिनिक्स स्टार्ट हुए, उन 2 क्लिनिक्स में जब बूम हुआ कि ये ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ा तो लोगों को एहसास हुआ कि हाँ ये ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए। अब जैसे राइनोप्लास्टी की बात आई, पहले सिर्फ सर्जिकल राइनोप्लास्टी अवेलेबल थी कि आपको सर्जन के पास जाना है, आपको जनरल एनेस्थीसिया में ही कराना है। आसान ज़बान में बता दूं अगर राइनोप्लास्टी क्या है? नोज शेपिंग। नोज शेपिंग, तो वो नोज शेपिंग अंदर से भी आपका गोश्त काट के की जाती थी। अब जो है वो लिक्विड राइनोप्लास्टी अवेलेबल है कि हम ऊपर से ही फिलर लगा देते हैं, उसमें पेशेंट को बेहोश भी नहीं होना पड़ता, आपको कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पेशेंट ईजी होता है। आपने ऊपर से ही एनेस्थीसिया दिया, नम हो गई, आपने ऊपर से कर दिया, ठीक है। जो रीशेपिंग करानी हो, यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ कम करानी है, आपने यहाँ पे साइड में बोटॉक्स कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड राइनोप्लास्टी। थ्रेड लिफ्टिंग करानी है, आपने थोड़ी सी नाक और ऊंची, टिप ऊंची करानी है, तो इसमें आपको बेहोश होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस पर मैं आऊँगी ट्रीटमेंट से बाद में, वो पूरा आपसे पूछूंगी प्रोसीजर्स। मुझे ये बताइए कि हर जमाने का एक ट्रेंड होता है, जैसे ट्रेंड चला सबके होठ मोटे, तो वो एक ट्रेंड था। मैं वहाँ से आऊँगी कि जो हमारी जैसे इसकी नानी थी, दादी को पता था कि नाक होती है, बनती है। एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि नहीं नहीं होता, नहीं, और वो बड़ा बुरा माना जाता है। She sent me specially to Iran because ईरान में ये चीज़ बहुत है, ईरान की सर्जरी अभी भी मशहूर है। I still remember at the age of 12 she called my dad और उन्होंने बोला इसको 13 से पहले जाके इसकी सर्जरी करना। एंड दैट इज अ वेरी ट्रू एस्पेक्ट। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि वो बहुत सक्सेसफुल होती है। ये अंदर का गोश्त आपका मैच्योर नहीं होता, हार्ड नहीं होता। This is what she said to me. हार्ड नहीं होता, तो उसको इजी होता है, उनकी नॉलेज होगी। If you would have met her, na, you would know. Now I know where all such a this is coming stylish lady. She was such a why am I stylist? I was born in a house. Exactly. गोद में एक ऐसी औरत के जिसके कपड़े से लेकर जूता, नाखून, बाल, everything. She had blue eyes and auburn, copper brown, ginger hair नहीं होता. Wow. सोचो ginger hair कौन पाकिस्तान में कैरी करता है? She carried that throughout her life. I've never seen her roots. कभी नहीं देखे मैंने सफेद। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी सुनने में आता है टर्की, मतलब वहाँ बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बैंकॉक में, हाँ, और बहुत गए हम लोग। लेबनीज जो होते हैं
या मतलब लाइक दुबई या ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है, लिप्स का, नोज, आईब्रोज, हर चीज तो वहाँ हो रही होती है और हर आम इंसान कर रहा होता है जी वहाँ आपको बिकॉज hardly- हमारी औरतों में मुझे लगता है क्योंकि मैं औरतों से एज अ ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ, हमारी औरतों में अभी भी एक खौफ मौजूद है, उनका हौसला, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल वाइज इस चीज़ को ओ नहीं छेड़ना मत, खराब हो जाएगी, ये फैलाया जाता है। बाहर के ममालिक में अगर आप देखें, स्पेशली लेबनान, जितनी भी आपकी अरब पट्टी है, मिडिल ईस्ट हो गया, सऊदी हो गया, आपके अपना सीरियन हो गए, जॉर्डेनियंस हो गए, यूक्रेनियंस हो गए, रशियंस हो गए, दे आर ऑल वेरी अप फॉर इट। भाई अगर मेरी नाक मोटी है तो मैं क्या सारी जिंदगी बैठकर रोती थोड़ी रहूंगी? सोल्यूशन है, कर लो। अगर मेरे होंठ पतले हैं और करवा रहा है कोई, कर रहा है कोई मोटा, तो कर लो भाई, अब इसमें ये नहीं करना वो नहीं करना, ये यहाँ का कल्चर है। रिसर्च आप जरूर करें कि ये आपने यहाँ का किससे कल्चर करवाना है, कहाँ जाके करवाना है। वी टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस। अभी तो हम ये कह ही नहीं रहे ना कि किससे करवाना है, अभी अभी वैसे तो मैं कह रही हूँ। अभी तो सबसे पहले आपको अपने आप को मनाना होता है। नहीं I think हम हम ये जाके- खौफ है, लोगों को खौफ है खौफ कि है। अगर हमने और करा लिया पाकिस्तान और में- वो खराब हो गया तो फिर क्या होगा, हम शेप हमारा ऐसा है तो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए हम, एक तो ये फिर थोड़े क्या? से फेयर्स हैं, दूसरा आई थिंक कि यहाँ पे मेल डोमिनेशन ज़्यादा है, आपको हर चीज़ के लिए जो परमिशन मियाँ से लेनी पूछने पड़ती की है, जरूरत पड़ती है। अब्बा, भाई, बिल्कुल, मियाँ, शौहर, और वो साफ मना ये कर देते हैं। factors, यस, कि कोई ज़रूरत नहीं है टच कराने की। आदमी लोग साफ मना करते हैं। वो मैंने अरब कंट्रीज में देखा, आदमी लोग तो कहते हैं जाओ। अच्छा मैं एक बात है ना, Yes, वो तो बिल्कुल। डर के मारे लेकर हमारे आते हैं, मियाँ दूसरी लेकर- शादी ना कर ले, yes, तो exactly. जाओ कमर पतली बिल्कुल, कराओ, कराओ, ये सब कुछ। अजीब बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ऐसे ही अच्छा सिर्फ आदमियों का नहीं है, ये औरतों में भी पाई जाती है ये चीज़। हम क्यों ब्लेम करें जेंडर, किसी जेंडर को? बेसिकली व्हेन आई वाज एक फीमेल मेरे घर में मुझे भेज रही है सर्जरी के लिए, और वही दूसरी फीमेल उस मुल्क तक जाके वहां से हॉस्पिटल से मुझे घसीट के वापस लाई, माय मॉम, कि नहीं यू आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट। Alright. दैट्स व्हाई आई हैड माय Okay. सर्जरी वेरी लेट, Okay. बिकॉज अम्मी करानी नहीं, जब जाओ कोई बात करो तो तुम्हारे तो वो दो औरतों का कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें बीच में मैं फिस हुई थी। तो इट्स नॉट कि मर्द मना करते हैं, कभी कभी अम्मियाँ भी Yes, मना yes, करती हैं। exactly. वो भी डर रही It है has no gender. exactly. You can't blame them, It depends, किसी भी इंडिविजुअल का डर। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग नीडल से डरते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको मैं चलते फिरते कहती हूँ, अरे यार ये 2 मिनट का काम है, ऐसे टक करके करवा लो अपने मुंह पे, मैं बता रही हूँ फलां, मैं गारंटी दे रही हूँ उसके पास जाओ ये कर देगी। वो आगे से कहते हैं नहीं भाई सुइयां नहीं मुंह पे मारेंगे। ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ, ठीक है, कि नहीं सुई से डर लगता है, सुई से डर, मुंह पे, अल्लाह आँख पे, क्या हो गया भाई, ये कितना सब पिंच अच्छा है। नहीं देखें बिनेश, फेयर जो है वो ठीक भी है, हमारे कुछ यहाँ हद तक है। हैंडलिंग ऑफ नीडल्स जो है ना वो सही नहीं होती। हम ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। वो पहले आप secondary- एक्सेप्टेंस लेकिन की वो बात खौफ तो करें। वहीं से आता है ना, जिस मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी इतना कॉमन हो तो लोग रिलक्टेंट होते हैं अपने फेस पे कोई निडल ट्रीटमेंट कराने के लिए, या ड्रिप। मेरे पास इवन ड्रिप्स के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब निडल आप देख लीजिएगा, कभी कॉम्प्रोमाइज आप हमारे यहाँ होता है, 10 रुपए पे भी देखिए डॉक्टर साहब, कॉम्प्रोमाइज एक और चीज मैं आपको यहाँ पे वो उस चीज से डर रही है। पेन, हाँ, बहुत सारे वो लोग pain पेन से पेन डरते से हैं, डरते हैं, पिंचिंग से डरते हैं। द थिंग इज दैट कि वहाँ पे आपकी काउंसलिंग आ जाती है, आप जितना अच्छा काउंसिल करेंगे पेशेंट को, पेशेंट जितना रिलीफ होगा, वो फिर एक दफ़ा अगर आप पे ट्रस्ट आ जाता है पेन के फैक्टर जहाँ से, तक फिर हमारी जहाँ फील्ड तक तो है आप ही बात है। कर रही ना कि इस We मुल्क need में counseling. नीडल्स का Yes. या क्लीनलीनेस का इशू है, तो मैं आपको ये भी एक बात बताती चलूँ कि ये सारी चीज़ें लग्जरीज में आती हैं। yes. ये वो नहीं है कि अगर मैंने ये सुई नहीं बिल्कुल, खाई तो मैं बिल्कुल। मर जाऊंगी या मुझे Exactly, बुखार हो जाएगा या बिल्कुल, मैं, बिल्कुल। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी लग्जरी के लिए किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये लेकिन तो हो ही नहीं है, सकता। होता है। हाँ होता है, ऐसा ऐसा है। हो पैसा है। बचाते हैं ना, पैसा दिनेश। बचाते हैं। एक रीजन ये Yes. है दिनेश पैसा कि बचाते आप हैं। सैलून वाले भी ये ट्रीटमेंट्स खोल के बैठे के बैठ वो गए हैं। क्लिनिक नहीं है, वो नहीं है। सैलून है। Exactly. Yes. सैलून में भी हो रहे हैं। अब आप ये मैंने हाथ ऊपर कर दिया भाई, हैं, इस मुल्क में एफडीए और लाइसेंस का कोई नहीं है कॉन्सेप्ट, मसले हैं भाई ये हमारे। इट्स अ ट्रू फैक्ट, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, यहीं पे वैक्सिंग बेड हो रही है, वहीं पे फिलर्स हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लिटरली इट्स इन द बिल्कुल, सेम बिल्कुल, प्लेस। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये वहीं problem लड़कियां है। relax देखिए फिर करें। कराने वाले के साथ मसला है, फिर कराने वाले के साथ मसला है। करने वाले के साथ भी। बीनिश तभी हमने ये आज का शो रखा है क्योंकि मैं कभी भी इस तरह के शोज Exactly. नहीं रखती क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। नहीं है। उन्होंने जो सुना, अच्छा जी ये मोहल्ले में खुला हुआ है, करीब है,
तो चलो हाँ, चले करीब जाओ, है। पता भी नहीं चलेगा मियाँ को। एग्जैक्टली। अगर मैं उधर जाऊंगी तो पता चल जाएगा, चलो मैं यहीं चली जाती हूँ। और पैसे भी अगर कम जब है। टेढ़ा मेरा पैसे मुंह भी- हो जाएगा तो पता तो बिल्कुल, चलना ही है ना भाई। और द थिंग इज दैट बिल्कुल अच्छा फिर तो टेढ़ा मेरा सबको मुंह पता की तो चलेगा। चले बहुत दूर की बात है, आप सिंपल एक ट्रीटमेंट लें पीआरपी, उसमें आप ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं बेनिश, जो आप 10 रुपए की सिरिंज है ना, मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाती हूँ वो 10 रुपए की सिरिंज भी आपके सामने ओपन खुलनी चाहिए, हाँ। ठीक है, वो आपकी पैक हो प्रॉपरली और आपके सामने खोले, आपके सामने ब्लड ड्रॉ किया जाए, आप पीछे से नहीं लेकर आए, ठीक हाँ, है। हाँ। आप सामने सब कुछ बनाइए, क्यों आप नहीं करना चाहते? इसलिए कि फिर कहीं ना कहीं आपका बेईमान लूप है। है, कुछ ना कुछ है जो आप सामने नहीं करना लेवल चेक करें कि Yes. 10 रुपए की सिरिंज सिरिंज जो है के वो बिल्कुल बिल्कुल रीयूज तो इस पे कॉम्प्रोमाइज होते अच्छा हैं। टॉपिक से हट रहे, बार बार टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। sure. हम पाकिस्तान और उसको हम कुछ नहीं कह रहे, हम टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक हमारा आज का ये है कि जब भी आप अगर गलत जगह गए, या यार इंसान है कभी हो गया गलती, तो हम कैसे चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, या किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और किस चीज़ का हमें ऑब्सेशन है, क्योंकि लोगों को ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन जी, तो क्या ज़रूरत और ऑब्सेशन जो है उसके बीच एक बारीक लाइन है, बिल्कुल। वो हम डिस्कस करें। तो हम कंप्लेंट सुनते हैं लोगों की, फिर हम आगे बढ़ाते हैं अपने शो। जी दिखाइए। अस्सलामुअलैकुम। मेरे फेस पे, मेरी आइज़ पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल से पिगमेंटेशन थी, तो मुझे जो है किसी ने रेकमेंड किया, डॉक्टर ने, कि आप जो है पीआरपी करवाएं। और पीआरपी के मैंने 4 सिटिंग्स ली। उससे मुझे ये हुआ कि एक तो मेरे स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना रैशेज़ हो गए थे और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई। अदरवाइज़ मैं जब भी अपना फ़ेस वॉश करती थी, सिर्फ पानी से भी फ़ेस वॉश करती थी, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा जलन सी होती थी, जैसे मेरा फेस जल रहा है। और उसका रिज़ल्ट ये आया कि कोई मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ, ना ही मेरे डार्क सर्कल्स कम हुए और ना ही मेरी पिगमेंटेशन कम हुई। तो अब मेरे टाइम भी मेरा इतना वेस्ट हुआ, पेनफुल भी मैं इतनी रही और फिर मेरे पैसे भी इतने लगे। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? ओके, मैं रिपीट करती हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे डार्क सर्कल्स थे और पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन थी, तो इसलिए इन्होंने पीआरपी के 2 सेशंस लिए। 2 या 4? दो लिए या 4? नहीं 4 4 सेशंस लिए, ठीक है। और उसके बावजूद भी इनका मसला हल नहीं हुआ, बल्कि इनको स्किन में और ज़्यादा रैशेज और वो सब चीज़ें हो गई। तो क्या सबसे पहला सवाल आप दोनों से, डर्मेटोलॉजिस्ट जो बैठे हैं, उनसे ये, क्या डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन के लिए पीआरपी वाज द राइट ट्रीटमेंट, या उसके लिए कोई और ट्रीटमेंट्स भी आते हैं? अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्किन प्रोबेबली थिन होगी। अब इनको पीआरपी सजेस्ट किया और उनका ख्याल ये होगा, जो भी एस्थेटिशियन थे, कि अंडर आई भी कवर अप हो जाएंगे और पिगमेंटेशन भी सही हो जाएगी। एंड सा फैक्ट के होता है पीआरपी से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा, सेकंड इससे सिटिंग पहले कि आप आगे जाएं, पीआरपी क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, कैसे ये प्रोसीजर क्या होता है? ब्लड ड्रॉ किया जाता है पेशेंट का और उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक मशीन में चलाते हैं। उसमें से प्लाज्मा येलो पार्ट अलहदा हो जाता है और जो रेड पार्ट होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जो येलो पार्ट होता है उसको ट्रीटमेंट की तरह माइक्रो नीडलिंग की जाती है या डायरेक्ट आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जो पीला पार्ट होता है वो सबका अलग होगा। वो सबका क्या अलग पता है। रुबाब का मैं खून इसी पे अच्छा आ- हो, बिल्कुल। मेरा बिल्कुल, अच्छा नहीं नहीं हो, है, बिल्कुल। इनका अच्छा हो। Exactly. So, वो वो कैसे जो- वो आपको पता चलता है? डेफिशिएंसीज जो अगर हैं आपके अंदर और आप पीआरपी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। Make a difference, बिकॉज़ वो बिल्कुल। आपके अगर ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सुने। जरूरी नहीं है कि हर किसी का खून Exactly. इतना अच्छा हो और कि वो आपको पीआरपी के बाद भी। और वो यही कह रहे होते हैं, मेरी फ्रेंड ने कराया था, उसको बहुत फर्क पड़ा, मुझे फर्क नहीं नहीं पड़ा। पड़ा। उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम आपका ही ब्लड लेते हैं। अब आपका अंदर क्या इशू है, कोई डेफिशिएंसी है, पहले उसको कवर करें। तो क्या फिर ये करें। बेहतर नहीं कि पहले पहले आप उसका blood test टेस्ट कराएं करवाइए, पहले और उसकी ब्लड की हमेशा, क्वालिटी देखिए? हमेशा सीबीसी करवा कर अपने फिर आप प्लाज्मा आगे आप continue पीआरपी करते हैं। करवाएं। एग्जैक्टली। ऑल्सो जिनको डार्क सर्कल्स हैं, आप प्लीज़ अपने आयरन लेवल भी ज़रूर Yes, चेक करें, बिकॉज दैट्स वन exactly. मेजर रीज़न जो आपके अंडर आई या डार्क सर्कल्स है, कि एलएफटी और एक आयरन, ये 2 चीज़ें बड़ा अफेक्ट करती हैं। अगर ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है और मैं पर पीआरपी किए जा रही हूँ, तो उसका कोई फ़र्क नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं क्योंकि अंदर का रूट कॉज ही वो ठीक नहीं हुआ अभी तक। Okay. देयर इज़ नो पॉइंट। जिस टाइम उन्होंने मेंशन किया उनकी स्किन पतली होगी, एग्जैक्टली उनकी स्किन पतली होगी। दूसरा,
पीआरपी हर किसी पे सूट नहीं नहीं करता, करता, बिल्कुल। हर किसी पे सूट नहीं करता। एट टाइम्स आपका ही अपना ही बॉडी रिएक्शन दे देती, तो पॉसिबली इनके केस में ये हुआ यही होगा। है मुझ बिल्कुल। पे तो बहुत सूट करता है। एंड द थिंग इज दैट एकदम आपका अच्छा एकदम लेवल होगा ना, आपकी डेफिशिएंसी कोई नहीं होगी। एंड द थिंग इज ऐसा दैट ग्लो आ जाता है skin टाइट का। टाइट और कितने दिन तक रहता है ग्लो? यार इसको stays, सिटिंग होती है ना, तो 6 समझो वीक से कि लेकर 3 मंथ 2 तक ढाई होता है महीने इससे। 3 महीने हाँ, आराम से बिल्कुल। गुजर और जाते हैं। तुम्हें डार्क सर्कल्स पे फर्क पड़ता है? नहीं, डार्क सर्कल्स के लिए मैं कार्बोक्सी कराती हूँ। Very nice. सबसे What बेस्ट is carboxy? What is it? कार्बोक्सी इज कार्बन जेल लगाते हैं हम ब्लैक कलर का, और उसमें फिर लेजर शॉट्स दिए जाते हैं। उससे आपकी क्या होती है, अंडर आई आपकी पिगमेंटेशन भी कम हो जाती है, डार्क सर्कल भी बहुत इफेक्ट। कार्बन होता है उसमें, कार्बन बेसिकली आपकी पिगमेंटेशन को ऊपर से खींच लेता है जब हम लेजर अप्लाई करते हैं। वो लेजर लाइट क्या होता है कि कोई काली सी चीज काली आती black है? color लगाते हैं black ब्लैक से, color फिर वो की। लेजर से टक 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 आवाज टक आती है। कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, तो वो अच्छा। कार्बन जेल पिगमेंटेशन को निकाल देता है, और उससे स्किन, जब वो पिगमेंटेशन ऊपर आ रही होती है तो कोलेजन भी ऊपर आता है, तो आपको स्किन टाइटनेस भी बहुत अच्छी फील होती है, और डार्क सर्कल भी आपके और वो ग्रेजुअली आई थिंक वो सेशंस होते हैं। ऑक्सीजन स्किन में हाँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल, मिल रहा होता मिल है, रहा होता है, तो बिल्कुल। उसकी वजह से थोड़ी सी टाइटनिंग टाइटनिंग इफेक्ट feel होती है। बहुत, मैंने भी बिल्कुल, करवाया एक बिल्कुल। दफा। हाँ, मैं बहुत अपनी अच्छी good गर्दन result। पे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हाँ, लगता मैं है आप मुझे लोगों को बताती हूँ, मैं अपनी गर्दन पे Yes. और अपनी आंखों के ऊपर कार्बोक्सी कराती हूँ। Yes, perfect. एटलीस्ट 1.5-2 महीने में एक ट्रीटमेंट, 1.5-2 और महीने तुम्हें में एक फर्क treatment। लगता है? बहुत अच्छे। अच्छा, वो 6 महीने के लिए नहीं होती, वो आपको Yes, वो महीने आपको 1.5 करवाना महीने में पड़ता है। करवाना महीने पड़ता डेढ़ है। मजा है इसके, आप 6 इतना weeks पैसे फेशियल Exactly, पे बिल्कुल। खर्च करें। There's no हाँ, point. बिल्कुल। लेकिन ओह, मैं क्या एक बात चीज करी। आई वुड वांट टू ऐड कि डार्क सर्कल्स जाना बड़े मुश्किल होती है। ठीक है, ये एक Stubborn चीज मैं है। पहले बता दूं। Internally आप अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट। देखिए, मेरे ना बहुत डार्क सर्कल्स नहीं नहीं है, you है। lucky मैं जब माशाल्लाह। डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं बताती हूँ आपको तुम्हारी कि जिन डॉक्टर की लोगों को- कहानी हम ब्रेक के बाद सुनेंगे। ओके, वहीं पे रोक के रखो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट शो है आपके लिए कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा। फजूल में इतनी अपनी मेहनत की कमाई इधर उधर ना झोंके, अक्ल से काम लें अगर आपने कुछ बिगड़ा हुआ बनाना है तो। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिगड़ा हुआ काम, अजीब लग रहा है ना कितना बोलना, बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए ये शो डिज़ाइन किया गया। अल्लाह ना करे कि किसी का काम बिगड़े भाई। इतनी प्यारी ख़वातीन होती हैं हमारी, और उसके बाद मुझे दुख होता है जब वो उनको कुछ इस तरह का सहना पड़ता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, हम तो पहले बेहतर थे और अब यार नहीं। लोगों के चेहरे पैरालाइज हो गए हैं, पता है, गलत जगह डॉक्टर्स के पास जाकर बेचारे वो ठीक नहीं हो पा रहे कि उनके चेहरे जो हैं वो लिटरली टेढ़े हो गए हैं कि वो हंसते हैं तो उनकी स्माइल कहीं और जाती है, क्योंकि आप कहीं गलत जगह पिंच कर दें या कहीं गलत जगह तो आप गॉन, यू गॉन Have लिटरली। you ever had any experience like that? अभी सुनूंगी, पहले तुम्हारी वो कहानी सुना जो कार्बोक्सी तुम- की। हाँ। अच्छा, मुझे ना छोटा सा मसला होने लगे। एक तो मुझे बहुत मसले होते हैं ना, मुझे हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए होती है, मुझे फ्लॉलेस स्किन चाहिए कि मैं मस्कारा लगाऊं और ग्लॉस बस लगाऊं, बस, निकल जाऊं घर से। तो हर मैं एक को डॉक्टर के चाहिए पास गई, मुझे ना थोड़ी सी ड्राइनेस अपने आईज के अराउंड फील होने लगी, और हल्की सी फाइन लाइंस मुझे लगा कि प्रोमिनेंट हो रही हैं। मुझे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा डार्क नहीं होते क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। मैं जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ, भाई ब्यूटी और बहुत exercise इंपॉर्टेंट करती है, हूँ। और एक्सरसाइज करती हूँ, पानी फ्रूट सब अच्छा है मेरा, ठीक है। तो मैंने कहा ये डार्क सर्कल्स हल्के हल्के हो रहे हैं, हल्की सी ड्राइनेस, ये क्या चक्कर है। मैं फ़ौरन पहुंच गई भाई डॉक्टर के पास। मैंने कहा भाई बताओ इसका क्या करना है। अच्छा, साथ साथ मुझे यहाँ पे भी कुछ लाइंस फील हो रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया। मैंने वो अच्छा, मैं जब भी कोई प्रोसेस कराती हूँ अपनी डॉक्टर से, शायद इससे टिप मिले लोगों को भी, मैं वो चीज़ पहले डॉक्टर से कहती हूँ, बेशक आप कंसल्टेशन फ़ीस मुझसे बार बार ले लें, एक ही डॉक्टर है हालांकि मेरी, लेकिन मैं उनको कहती हूँ आप कंसल्टेशन फ़ीस ले लें, लेकिन आप मुझे समझाएं कि ये है क्या, इससे क्या होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन लोग कराते हैं, कौन लोग नहीं करा सकते, और इसके अंदर क्या है। अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो कैसे जा रही है, सिरिंज के थ्रू जा रही है, लेज़र के थ्रू कुछ करें। उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे ऑक्सीजन ये वो। मैंने कहा ओ भाई ये तो बड़ी काम की चीज़ है, और मैंने कभी सुना नहीं था। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब कितने की? उन्होंने पैसे जब बताया, मैंने कहा है इतनी सस्ती? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कर दें। जब उन्होंने मुझे किया, लिटरली पहले ट्रीटमेंट से मुझे मेरी फाइन लाइंस में फ़र्क फील हुआ, और गर्दन वाली एक परमानेंट जो लाइन थी वो तो बाकायदा आधी गायब हो गई, ठीक है। सो बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये प्रोसेस ना इतना मशहूर नहीं हुआ। आई एम लाइक हैरान
क्योंकि और सस्ता I'm happy होने की to वजह see से करवा रहे हैं, विनिश लोग अब करवा रहे हैं, हाँ अब करवा रहे हैं। सस्ता होने की वजह से understand the process सस्ता होने की वजह से मशहूर नहीं हुआ। और कुछ डॉक्टर्स प्रमोट नहीं करते प्रमोट नहीं करते सस्ता है बिकॉज इट्स चीप because it's cheap and they're not getting a lot in their और pocket फिर बार-बार भी Exactly. जाना है ना। Yes. हाँ, बार-बार बार-बार भी भी जाना है। जाना है। अब महीने मैंने में जाना है आपको, कम 8 महीने पैसों के। के लिए एक बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को तंग करना है Exactly. 20 मिनट्स के लिए। प्लस लेकिन आप देखें जब सैलून भी जाते हैं तो भी Facial हर कराते हैं महीने ना, ही हाँ, जाना हर होता महीने है ना। जाते आई हैं। एग्री facial लेकिन के ये लिए। इनको नॉलेज है तो शी इज पेशेंट दैट वे अब जो Exactly. थोड़ा दूसरा पेशेंट आएगा ना उसमें इतनी पेशेंस नहीं होगी वो मैकेनिज्म नहीं समझेगा तो वो एक तो कहेंगे सस्ता ट्रीटमेंट उनके जेहन में ही होगा इसका तो इतना फर्क ही नहीं फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको ये बात समझ में आ गई ना कि इसका मैकेनिज्म क्या है ये हर किसी को समझ नहीं नहीं आती तो वो फिर वो नहीं करवाते कहते हैं Panic वही हो वाली जाते बात कि कोई इंस्टेंट चीज चाहिए हाँ, फिलर डाल दें अच्छा आप बोटॉक्स हाँ, कर दें मैंने ना ये वाली फेशियल्स करवाना छोड़ दिए हैं। बड़ा अच्छा किया नेता very इट्स बिन 15 इयर्स मैंने फेशियल्स कराना छोड़ दिए हैं वरना मैं कराची की सबसे महंगी फेशियलिस्ट के पास जाती थी और अच्छा, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो बेसिकली जैसे डार्क सर्कल्स और पिगमेंट, मेरा काम है वहीं ले जाना कोई बात कि नहीं, बात से ले इधर जा, से ले उधर जा, निकल जाते हैं, सॉरी टू कट यू। नहीं, नहीं, it's तो उन्होंने कहा था कि उनको पीआरपी से हल्कों का फायदा नहीं हुआ, हल्कों का जवाब हमने दे दिया, कार्बोक्सी। दूसरा उन्होंने कहा था कि उनको रैशेस हो गए और पिगमेंटेशन में भी फर्क नहीं आया। तो मुझे बताइए, स्टेप टू आपने कहा मैं कि समझाती शायद उनका ब्लड इतना अच्छा नहीं Yes. होगा। नहीं होगा बिल्कुल। या उनके अंडरलाइंग इश्यूज जो हैं वो एड्रेस नहीं हुए बिल्कुल। ठीक उनके है। क्यों डार्क सर्कल्स थे वो पहले पता करें अब- लाइफस्टाइल क्या है वो पता करें अब पिगमेंटेशन का और क्या ऑप्शन है उनके पास? दूसरा उनको जो पीआरपी का ऑप्शन दिया गया वो मे बी रॉन्ग था ठीक है अच्छा। क्योंकि मोस्टली लोग जिनको पिगमेंटेशन होती है डार्क सर्कल होते हैं उनकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही होती है बच्चे हैं हीमोग्लोबिन लेवल कम है या हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा है फेरेटिन लेवल कम था विटामिन B12 लेवल कम था इसलिए उनको इम्पैक्ट नहीं आया अब जो इम्पैक्ट नहीं आया तो प्रॉबली उनको सिटिंग ही गलत दी गई एक इंटरनल इशू भी हो सकता है एक्सटर्नल इशू क्या होता है कि बहुत सारी ख्वातीन फार्मूला क्रीम यूज़ करती हैं उससे स्किन थिन हो जाती है अब जब थिन होती है तो पीआरपी उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होती है और जब आपकी फर्स्ट सिटिंग में ही आपको इम्पैक्ट नहीं आ रहा नेवर गो फॉर द सेकंड सिटिंग ठीक है इसलिए कि आपको यस नेवर गो फॉर द सेकंड जाहिर सी बात पहले में ही आ गया था The तो thing मैंने- is that- अच्छा मैं कभी कभी फर्स्ट सिटिंग में अगर किसी ट्रीटमेंट में नहीं भी आता तो आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आई ट्रस्ट माय डॉक्टर कि सेकंड दफा और सिटिंग होना थर्ड चाहिए, सिटिंग exactly, बिल्कुल लेकिन होनी पीआरपी के केस में मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ देखिए अगर पीआरपी इज अ मैजिकल ट्रीटमेंट इट्स योर ओन ब्लड it is magical. इट्स I loved मैजिक इन it. योर ओन ब्लड अगर आपका ओन ब्लड ही मैजिक क्रिएट नहीं कर रहा है इन फर्स्ट Means there's सिटिंग something इट wrong. मींस That means देयर there इज is something समथिंग wrong इनसाइड in the system. इन द सिस्टम कि आपका इतना ब्लड इतना अच्छा है अच्छा ही ही नहीं नहीं, कि वो आपको वो कि वो आपको रिपेयर करे Repair करे। उसको खुद रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो आपको क्या रिपेयर क्या रिपेयर करेगा अच्छा, अब अगर आपको रिपेयरिंग की जरूरत है वो तो आप वाइटामिन, फल्स, Yes, अच्छा exactly. खाना, ये सब बिल्कुल। चीजें आपके टेस्ट में ये पता चल जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप सीबीसी बिल्कुल, कराएंगे। exactly. सीबीसी ही कराना होगा। सीबीसी कराना CBC, होगा ferritin थायराइड का level. इशू फेरेटिन विटामिन B12 ठीक है, तो ये इससे आपको पता चलेगा पता कि आप चलेगा। पीआरपी के काबिल है भी या कि नहीं, नहीं। ठीक है। ओके, तो पिगमेंटेशन की और क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं? देयर मेनी मोर ट्रीटमेंट्स अब तो आंखों के नीचे के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी आ गए हैं दे आर वेरी गुड वो भी आप कर सकते हैं Exosomes हैं। इट्स बेसिकली एक कोलेजन बूस्टर्स होते हैं जो आप यू इंजेक्ट देम और उससे कोलेजन बिल्ड होता है तो वो जो एक डार्कनेस और वो जो खाली रिंकल्स हल्कों वाली की बात नहीं मैं करी, पिगमेंटेशन पूरे ओह face अच्छा की तो बात उसके लिए हो तो रही है। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है वी हैव केमिकल पील एज अ ट्रीटमेंट लेकिन वो वेदर नहीं है ये भी वो वेदर नहीं है कि उसमें की जाए अब आई डोंट नो आप मैं तो इस नहीं चीज पे करती, हाँ मैं नहीं करती। केमिकल पील, केमिकल पील्स वो भी किस बहुत वेदर अच्छे में हो सकता है? थोड़ा इससे बेहतर है अभी बहुत सनी है तो वी कैन सुनिए, मेरे तो पिगमेंट का मसला नहीं लेकिन मैंने फिर भी एक दफा केमिकल पील करवाया नेवर गो Did फॉर it इट help? नेवर गो फॉर इट मैं सिर्फ विंटर में करती हूँ Winter में, not in this weather. विंटर में हाँ, कराया winter था में it's लेकिन fine. एक केमिकल Winter में it's पील fine. मैंने ओके, कराया आपने कहा एक पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है केमिकल केमिकल पील, पील देन वी सेकंड हैव लेजर ऑप्शन Laser. स्विच लेजर एक बहुत Yes. अच्छा ऑप्शन है उससे भी काफी कम होता है लेकिन लेजर बहुत सारे होते हैं, विच लेजर? क्यू स्विच लेजर क्यू स्विच लेजर क्यू स्विच लेजर। क्यू स्विच लेजर ओके, इट्स वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन लेकिन उसकी आफ्टर केयर है क्योंकि हमारी जो स्किन टाइप है ना उसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है अगर आप यू गो एनीवेयर रॉन्ग तो ये उल्टा भी पड़ सकता है आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन हो जाती है जिसको PIH भी बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन PIH कहते हैं
अगर आपने माइक्रो नीडलिंग फॉर एग्जांपल मुझसे करा ली, पीआरपी भी करा ली, आप निकल गए, आपने कोई सनब्लॉक नहीं लगाया, आप जाके चूल्हे पे खड़े हो गए, वो एडवर्स इफेक्ट राइट। और ये आपको पेशेंट अच्छा, आप देखें कभी-कभी डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है लेकिन आप जाके चूल्हे पे खड़े हो गए और ब्लेम खुद ही काम खराब कर दिया। आता डॉक्टर पे ही ब्लेम है। और आप पता है हमें फौरन पता चल जाता है, पेशेंट आएगा ना, हमने तो कुछ नहीं किया, हमें कहती है बता दो क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, वी कैन टेल यू वेंट समवेयर रॉन्ग। आप आई ऑलवेज एडवाइस कि आप जब भी आरएफ माइक्रो नीडलिंग लें या एनी ट्रीटमेंट पीआरपी लें, आप हमेशा 3 दिन का खाना बना कर रखें। हाँ, and You stay just microwave it, आपको जाना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी This is basic very level important. की This is very important. और जो कि नहीं है लोगों में, वो जाके फौरन किचन में Even with the खड़ी हो जाती fillers, है। with the botox or any aesthetic treatment, sunblock की है for any treatment। आप कोई भी aesthetic treatment कराइए, आपको sunblock लगाना जरूरी है। और जो भी aesthetic treatment आप करवाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी ज़रूरी है। आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल अच्छा करना है, आपको खाना 3 दिन तक के नहीं बनाना, आपने हर सूरत अवॉइड करना है चूल्हे के आगे जाने से पहले, वरना पिगमेंटेशन बढ़ जाए कम होने के बजाय। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक 2 प्रोसीजर्स बताए पिगमेंटेशन के, और हैं कोई? केमिकल पील, पीआरपी, वो उनको सूट नहीं किया बट वुमन लोगों को करता है, एंड आल्सो क्यू स्विच लेजर। ओके, ये 3 चीजें, 3 ट्रीटमेंट। प्लस फिर हम टॉपिकली चीजें देते हैं, बिल्कुल। फिर आप क्रीम्स, टॉपिकली वी कैन गो फॉर द एक्सोसोम्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हम बहुत सारे फिर बहुत उसमें आप सारे ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि एक बास्ट आपको चूज करना है जाके कि मेरे ऊपर इसी की तरह झक्की हो के डॉक्टर के पास समझे कि क्या चाहिए और आपको क्या सूट करे। प्लस ये इन्होंने जो बात की, मैं भी यही कहती हूँ, इवन तो ये मेरा काम है, आप मेरे पास पहली दफ़ा आ रहे हैं, आप किस तरह सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आप पूरा मुंह मेरे हवाले कर दें। मेरी 5 मिनट की कंसल्टेशन में हाउ आर यू सेटिस्फाइड? टेक योर टाइम, आप अपना मुंह दे रहे हैं, अपनी स्किन दे रहे हैं। मेरी Please डॉक्टर take your time. 17 इयर्स से मेरी एक ही डॉक्टर है जो मेरे चेहरे को हाथ लगाती हैं, मगर उनकी खुद से आदत है कि वो कोई भी चीज़ करने से पहले मुझे पूरा प्रोसेस एक दफ़ा समझाएंगी और कहेंगी घर जाओ, सोचो, अपने घोड़े दौड़ाओ, सोचने और रिसर्च के लिए भी गूगल, यूट्यूब अवेलेबल है। पाकिस्तान में तो सब नहीं, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वो प्रोसीजर्स आपको सामने होते हुए नजर आ रहे होते हैं, आपको समझ आती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आ रही, गूगल पे क्या लिखा है, कैसे होगा, तो आप यूट्यूब पे जाके ये देखिए कि वो वीडियोस में कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लेजर है, और सब अवेलेबल। असल में लोग सवाल नहीं करते ये सोच के कि उनको लग रहा होता है। जैसे मैं तो ऑब्वियसली एज अ क्लाइंट बात करूंगी ना आपसे कि होता क्या है कि जब आप किसी क्लिनिक में जाते हैं और आप इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, नया है डॉक्टर, तो आप ना 4 सवाल करते हुए झिझकते हैं। उनको लगता है ओहो अगर मैंने ज़्यादा ये तो, और फिर माशाल्लाह से आप लोगों के टर्म्स भी तो कैसे हैं ना, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो माइंड करते हैं। हाँ, माइंड करते नहीं, एंड प्लस आप लोगों की टर्मिनोलॉजी भी तो अजीब है ना। अब जाके चीज़ें मुझे समझ आई हैं 17 साल में, तो सोचें एक नई औरत ले, वो मैं सब कुछ है, तो पीआरपी का क्या है, तो टीएलपी क्या, अब भाई सही है। तो अब हम उससे पीआरपी सॉरी पिगमेंटेशन और हल्कों की बात हुई। नेक्स्ट मसला सुनते हैं और फिर मैंने तुम लोगों से यही पूछना है कि अगर तुम लोगों के साथ गड़बड़े हुई हो तो उसको कैसे सही करवाया गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम इकरा है। मेरे भाई की शादी थी, मेरी नाक के करीब जो है वो एंकल्स बढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा परमानेंट हो रहे थे। तो मैंने ना फिलर्स के लिए गई मैं डॉक्टर के पास फिलर्स करवाने, लेकिन उस वक्त तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चला, फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़े ही दिनों में मुझे जो है फ़र्क नज़र आने लगा कि एक साइड जो है वो मेरा बिल्कुल सही था और एक तरफ की स्किन मेरी बहुत ज़्यादा लटक गई थी, और इसकी वजह से मेरे दोनों साइड बिल्कुल अपोजिट लग रहे थे एक दूसरे से। तो अब मुझे दोबारा फिलर्स करवाने चाहिए या नहीं, या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ? क्योंकि एक साइड की जो मेरे चीक्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस हैं जो और रियल होते हैं, और एक साइड के जो है ना वो मेरे बिल्कुल लटक गए, स्किन बिल्कुल जो है ना ढीली हो गई है। तो मुझे इसको दोबारा करवाना चाहिए फिलर्स या नहीं, इसके बारे में पूछना है। अच्छा, एक तो इनका जो सवाल है मेरा ख्याल से वो लाफ लाइन की बात करेंगे, लाफ लाइन इससे कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यही समझ आया। उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त तो उनको पता नहीं चला, लेकिन उनको फिर ये दोनों बैलेंस आउट लगे, एक नीचे एक ऊपर, एक लटका हुआ एक टाइट, इस तरह। इसका जवाब क्या है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं जब फिलर्स करवाती हूँ तो बेसिकली देखें, आखिर डॉक्टर भी इंसान है, ठीक है, कभी कभी और हाथ से काम कर रहे होते हैं वो, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा मार्जिन उनको देना होता है। जब भी आप फिलर्स करने के लिए जाएंगे, मैं एक क्लाइंट का व्यू दे रही हूँ, ठीक है, आप हो सकता है आपकी सोच डिफरेंट हो, तो मैं हमेशा अपने दिमाग में ये सोच के जाती हूँ कि हो सकता है
थोड़ा सा डिफरेंस आए, उसके लिए मेरी डॉक्टर कहती है आप 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद एक टचअप के लिए आ जाओ। जरूर, Exactly. exactly. उसमें क्या होता है कि फिर मैं 2-4 दिन ऑब्जर्वेशन पे खुद रहती हूँ और तस्वीरें भी खींच लूँगी, सेल्फीज ले लूँगी, आईने में खड़े रह के चेक कर लूँगी, दूसरों से पूछ लूँगी यार सही लग रहा है मुझे बता दो। और अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं यार थोड़ा यहाँ है ज़्यादा, यहाँ कम है, जो कि वो कह रही हैं कि जैसे यहाँ से ज़्यादा बड़ा जो भी हो गया, तो वो एक कुछ चीज़ें डुएबल फिक्सेबल हैं, तो उसको लेके इतना परेशान नहीं होते। अच्छा, गोइंग बैक टू द डॉक्टर्स, क्या हुआ होगा जो ऐसा अच्छा, हुआ है? प्रॉबेबली बाज़ दफ़ा होता है, जैसे बीनेश ने बताया, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप 2 दिन के बाद आइए। इम्बैलेंस इस देखिए हमारी नहीं, दोनों साइड कभी भी equal नहीं गलती क्या हुई? मैं आपको बता रही हूँ, गलती दोनों पूछ रही तरफ हूँ मैं। दोनों तरफ किया डॉक्टर ने, ठीक है। गलती ये हुई होगी बेसिकली जो इनके उसमें समझ में आ रही है कि या तो एक तरफ ज़्यादा लगा, एक तरफ नहीं लगा, थोड़ा ठीक है, या कम लगा। दूसरा, पेशेंट के पर्सपेक्टिव में ये होता है कि आप घर चले गए, आपने सुबह में करवाया प्रोसीजर, आप घर जाकर पिलो पे लेट गए, आपने यूं हाथ रखा, आप लेट गए, वो दैट इज कॉल्ड फिलर माइग्रेशन। फिलर जो है, जो जितना था या आपने मसाज प्रॉपर्ली नहीं किया अंदर की तरफ से एट दैट टाइम, जिसने भी किया। अच्छा, यहाँ पे जिन्होंने किया उनकी मिस्टेक कम लग रही है और पेशेंट की साइड से मिस्टेक ज़्यादा लग रही है। अब गॉड नोज बेटर कि उनके साथ क्या हुआ है। एक ये हो सकता है कि उन्होंने एक तरफ बहुत अच्छा बैलेंस किया, दूसरी तरफ नहीं हुआ। तो फिलर माइग्रेशन फ़ौरन नहीं पता चलता। अगर आपने उस वक्त तो इनको बराबर फील हुआ ना, लेकिन अगर इन्होंने एहतियात नहीं करी, ये चली गई, इन्होंने स्विमिंग करी, आप एक ही तरफ जो है वो हाथ रखकर सो रहे हैं, आप सीधे नहीं लेट रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपने किस नेज़ोलेबियल फोल्ड कितने हद तक के डीप थे और किस लेवल पे कराया। और जब एहतियात नहीं करी, आप कुकिंग करने लग गए, तो फिलर माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये इनके केस में बेसिकली फिलर जो है वो माइग्रेट कर गया, यानी वो नीचे आ गया। अब वो जी नीचे आ गया तो उनको लटकी भी वहाँ से फील हो रही है और हाँ ग्रेविटी फील हो रही है। वो कही थी ना गाल लटका आई थिंक जब डॉक्टर स्टार्ट करता है तो आई ऑलवेज से एक प्रॉपर एनालिसिस कर लें, स्माइल करके देख लें कि क्योंकि एट टाइम्स दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती नहीं लोगों की नहीं होती। तो होता है आपको उस वक्त असेस करना है मैंने यहाँ कितना लगाना है कितना नहीं लगाना। मुझे यहाँ लगता है कि शायद उस असेसमेंट में भी प्रॉब्लम हुई है। जब मेरे पास पेशेंट आता है आई ऑलवेज से स्माइल एंड देन आई टेक अ पिक्चर कि आप पहले ही देख लें आपकी एक साइड ऑलरेडी ऊपर है, एक साइड नीचे है, तो मुझे उतना डालना है। बट यहाँ पे आई थिंक ये भी एक शायद प्रॉब्लम हो सकता है। और सेकेंडली ये कि हो सकता है कि इनको रीटच के लिए बुलाया गया और ये नहीं गए, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर मसला है। अ लॉट ऑफ टाइम्स अब भाई एक चीज गलत हो गई है या चलो कम ज्यादा हो गई है, तो इसमें शर्माने घबराने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं, फिक्स कर दें, एक हफ्ता आप देख लें। अच्छा, इस चीज का रिजल्ट इंस्टेंट होता है क्या? इंस्टेंट होता मतलब है, फौरन पता चलेगा फिलर लगेगा तो? इंस्टेंट होता है लेकिन उस वक्त स्वेलिंग होती है, Swelling होती है। आपको सही रिजल्ट आई थिंक 4-5 दिन बाद पता हफ्ता आपको वेट करना चाहिए हर चीज। परफेक्ट रिजल्ट आपको 3 to 4 डेज में फील होता है, क्योंकि उसकी भी एब्जॉर्प्शन होती है, सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, स्किन आपकी खिचड़ी होती है, वो 3 से 4 दिन के बाद आपको परफेक्ट लुक आपको उस वक्त फील होता सॉरी है। टू इंटरप्ट, मैं हमेशा ये कहती हूँ पेशेंट्स को कि वो आप पेशेंट की मत सुने, Yes. आप अपनी एक्सपर्टीज देखें कि आपने कितना बिल्कुल। इंजेक्ट करना है, कहाँ इंजेक्ट करना है। Yes. पेशेंट जो कहता है जी डाल दें सारा पैसा जितना भी है डाल दो, पूरा डाल दो। नहीं, आप नहीं डालें। शी इज साउंडिंग लाइक माय डॉक्टर। मैं जाती हूँ उनको कहती हूँ अच्छा ये भी करने वो भी करने, वो कहती है बस जाओ। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं वो भी लिप्स के लिए भी बोलती हूँ कि देखो एक गुब्बारा है, कितना भरोगे इसको यार, बिल्कुल। फटेगा इन दी एंड शिप डिफॉर्मेशन होगी। Exactly. होल्ड इट, आप कम इंजेक्ट करें फिर इंजेक्ट करवा लें हफ्ते बाद, लेकिन उसी टाइम पे कहते हैं हमारे लिए आना मुश्किल है, आप आज ही सारा डाल। अच्छा, मुझे ये बताइए लाफ लाइन फिलर से क्या चेंज आता है फेस पर और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अच्छा, एट दैट टाइम आपको ब्रूजिंग हो सकती है, आपको पेन हो सकता है, और हो सकता है अंदर फिलर जाकर आपके स्प्रेड ही ना हो। ये सर्टेन थिंग्स होती हैं जो कि आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है उसका हीमोग्लोबिन का कोई इशू है, थायराइड का कोई इशू है, तो वो आपको पहले उसको जज करना ज़रूरी है। अदरवाइज हाँ, वी नीड टू सॉर्ट आउट। ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस अब एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इमीडिएटली आपकी लाइन फिनिश हो जाती तो है, आप यंग लगते हैं? आप यंग लगते हैं, कम हो जाती है, यंग लगते हैं और ये क्रीज थोड़ी बेहतर हो जाती है, तो इट्स वन मेजर साइन ऑफ एजिंग। लेकिन गायब नहीं होती, कि कहेंगे गायब हो जाए, तो मैं ये भी दिखाती हूँ कि देखिए 6 क्या महीने का जल्दी बच्चा कराने से गायब हो, मतलब लाइक बेहतर हो सकता है? नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता। या फिर बहुत अरसे बाद याद आया हो कि ओ
चलो बच्चों की शादी आ रही है अब करा लो। नहीं, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। आई थिंक आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कभी कर सकते question लाफ लाइंस बहुत गहरी her होती question हैं। is कि if you have Do it you earlier. start early No, stage no, no, no. I don't think that helps. But ये है कि obviously after age of 25 we don't produce much collagen. तो आपका जो है ना वो you start depleting और lines आना शुरू हो जाती है। अब आपकी मर्जी आप उसको कब एड्रेस करें। हाँ तो बेटे की शादी पे जा सकते हाँ तो आप you need more filler. हाँ। You need more एक के filler. बजाय दो चाहिए, देखो, ज्यादा चाहिए, बहुत गहरी ज्यादा लाइनें अगर डीप है ना, अगर ज्यादा डीप है treatments चाहिए तो फिर उसके आपके डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। वो आप सिर्फ फिलर से नहीं अच्छा कर अब आप सकते। ऑप्शंस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हसीन बना के छोड़ना है हमने। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे ये कैसा मैं शो कर रही हूँ, लेकिन सच्ची बात है मैंने क्योंकि देखा है ना इतने केसेस ख़राब हुए हुए लोगों के, तो मुझे बड़ा तकलीफ और दुख होता है कि अल्लाह इतने पैसे भी खर्च किए और रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट ख़राब भी हो गया। नहीं, in a way you're helping women and I've seen you always helping Always, women in always. every aspect. तो They should अगर be नहीं thankful. कराना तो कोई फोर्स नहीं करा, लेकिन करा रही हो तो खुदा के लिए रिसर्च Search करके करके, हाँ। देख के करो यार। और ऑल्सो हर किसी लेने को हर के चीज़ की देने ना जरूरत पड़े। नहीं होती है, पता है हर किसी के कंपटीशन में क्योंकि उसने ये कर लिया मैं भी ये करा लूँ, हर किसी तुम्हारी की स्किन में नहीं जरूरत है, तुम क्यों करा रहे हो? एग्जैक्टली। तो ये प्लीज समझें, यू ब्यूटीफुल हाउ यू आर, थोड़ा बहुत ट्वीक कर लें, लेकिन क्योंकि उसने कराया तो मैं कराऊं, प्लीज ये ना करें। It should be coming लाइक from मेरे the ऊपर need मोटे of होठ it. नहीं सूट करते, मैं लिपस्टिक से बना लेती हूँ, ठीक है, मेरे पर नहीं सूट करते, लेकिन जिसको ज़रूरत है आपने उनकी शक्लें चेंज होते हुए देखी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, आप उनकी पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो वो पतले होठों में इतनी प्यारी नहीं लग रही होती है, लेकिन अगर जरा सी बताओ आपके सामने हूँ अरे मेरे हाँ, पतले होठ पे तो क्या हाँ, बैठी नहीं हूँ। I remember ये मैं इसका मेरे- मेकअप करती मेरे थी। पतले और वो निकाल इतना ज्यादा निकालना पड़ता था होठों को बैलेंस करने क्योंकि के लिए। देखो और तुम्हारी फैल हर जाते चीज थे। खड़ी खड़ी है ना, छोटा सा मुंह बिल्कुल। है, पतली सी नाक है, तो उसी हिसाब से लिप्स भी थे। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, अब ये देखिए कितनी खूबसूरती से किया है जिसने ये किया है, क्योंकि शी जस्ट फिगर्ड आउट राइट नाउ। वो एक इतना एडवर्स चेंज और इतना ऑब्वियस चेंज नहीं था, बड़ा नेचुरली किया है जिसने किया है कि शी हैड टू फिगर इट आउट बीइंग हर मेकअप आर्टिस्ट कि यू नो हाँ अब मुझे मुझे एकदम से याद आया इसके लिप्स देख के कि यार मैंने तो इसको मॉडलिंग के ज़माने में बड़े मेकअप किए हैं। दिस इज अ वो गुड जॉब छोटे पतले होते थे, पतले मेरे होठ पतले से होते थे। आई क्योंकि रिमेंबर मेरे सारे नैनक्स बिल्कुल ही ना वही सही नाजुक, कह रही है, नाजुक, नाजुक नाजुक तो नाजुक। अलग अलग जो बनाता है ना आपके फीचर्स उस हिसाब, जैसे अब मेरा गोल 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 सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई चीज ऐसी आके शार्प हो जाए। और ना और मैं पहले बनाती थी कि अच्छी कट्स बना लिए, नहीं हो सकते, बनावट ही नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ नहीं हो सकते। फिर ये जब भी ट्रेंड आया कि भाई जी लिप फिलर्स और ये वो, तो सबने मुझे कहा कि अच्छा रबाब तो मैं ना ये लिपस्टिक निकाल के बनाती हूँ, वो फिर फैल भी जाती थी, कभी आप ग्लॉस लगाते थे वो ऊपर ग्लॉस हो जाता था। और क्या कहते हैं, अच्छा उस ज़माने में जब मैंने स्टार्ट करी मॉडलिंग तब इतने आपको वो मोटे होंठ का फैशन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप, तो फिर भाई टाइम आया कि फिर ना सब एक जमाने में तो पतले होठ खूबसूरती की निशानी समझी जाती थी, जब नरगिस और लड़कियों को नहीं समझ जाता था, लड़कियां नहीं लेते थे कि तो मोटे होठ वाली इसको तो लेना नहीं है, ये तो मैं पतले बुली होठ वाली हुई हूँ। इसको लो रबाब- कमर्शियल में। रबाब मैं बुली हुई हूँ स्कूल में फॉर हैविंग बिग लिप्स बिकॉज आई वाज सुपर थिन, मेरे गाल वाल सब पतले पतले होते थे और लिप्स मेरे बड़े थे, अम्मी के मेरे लिप्स बड़े। आई गॉट इट फ्रॉम माय मम। भाई जब मेरी शादी हो रही थी तो एक टीवी के डायरेक्टर ने कहा अल्लाह तुम उस मोटे होठों वाले से शादी कर रही हो। मैं मतलब 22 साल पहले की बात कर रही हूँ। यासिर जो यासिर इतराता फिरता अपने होठों पे, तो वो उसके लिए पहले कहते थे तुम मोटे होठों पहले वाले बुरा कर रही हो। समझा जाता था कि लड़कियां सोचते थे कि नाजुक नाजुक वाले नक्श वाली लड़की होनी चाहिए। और इवन हमारी फैशन इंडस्ट्री में भी कमर्शियल्स जब मुझे मिलते थे वो इसी बात के ऊपर मिलते थे कि यार इसके नए नक्श बड़े पतले पतले, इसको ले लो। फिर एक ट्रेंड आया कि भी सब ने मुझे कहने लगे कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते थे कि रबाब ये आजकल चल रहा है फिलर्स, तुम क्यों नहीं करा लेती? और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं डरती थी वही कि इंजेक्ट करना है, क्या चीज़ जा रही है, और अगर मेरा चेहरा इतना प्यारा है और मेरा चेहरा ख़राब हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, वो डर और एक खौफ बैठा हुआ था। फिर लोगों को देखा 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 देखा, फिर मेरी डॉक्टर मैं जिसके पास गई उसने बोला वही मैं इसकी तरह इतने सवाल उसने बोला कोई बात नहीं,
हम तुम्हारा बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करेंगे, तो मैं अगर नहीं समझ आया तो हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, ये वापस हो सकता है प्लीज? ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी, आपने बिल्कुल हो सकता एक्सपेरिमेंट है। किया, आप कह रहे बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बत्तख नहीं, वो लगने भी लगे तो कुछ क्या? लिप्स हो सकते हैं, बाकी चीजों में भी हो सकता है dissolve। मैं और डॉक्टर हर से चीज- पूछना चाहूंगी प्लीज, देखो आप लोग लिप्स के आप लिप्स के तो बहुत इजीली कर सकते हैं, हाँ। और लिप्स में बहुत इजी होकर आपका शेप वापस आ जाता है। Yes, exactly. लेकिन आई एम टोटली अगेंस्ट अंडर आई फिलर। Me too. Oh. Me too. आई हैव नेवर डन इट Same एंड here. Even बहुत I'm ज़्यादा against. मैंने कभी ज़िंदगी में अंडर आई बोटॉक्स नहीं किए इन माई 15 years ऑफ प्रैक्टिस, एंड अंडर आई फिलर नहीं किया, बिकॉज एक तो बैलेंस करना इज़ टू डिफिकल्ट। True. लोग जो है थोड़े पे राजी नहीं होते, ठीक है ना, वो कहते हैं जी पूरा फिलर है, आप पूरा ही डालिए। अच्छा, वो जो थोड़ा सा होता है वो आपको ग्रेट इम्पैक्ट दे रहा होता है, बट पेशेंट समटाइम्स वोंट एग्री। अब यहाँ पे डॉक्टर फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हाउ वी कैन मैनेज, तो वो आपको डालना पड़ता है। वो जब डालते हैं ना तो वो शेप आपका खराब हो जाता है। हाँ, तो बहुत तो सारे ऑनेस्टली मैं नहीं डालती। नहीं, और वो अभी अगर हम बात कर अब रहे जब हैं शेप lips की। मैं बता हाँ। अब जब शेप खराब होता है ना, सेम गोज फॉर द लिप्स। लिप्स में अल्लाह ताला ने फुल्ली मसल्स रखे हुए, तो लिप्स में जब आप हाइलोरिडेज उसको डिजोल्व करने के लिए डालते हैं, इट बिकम्स वाटर और वो आपके ड्रेनेज हो जाता है, ठीक है, वो आपके शेप्स वापस आ जाते हैं वही शेप में जैसे आपके कुदरती थे। अंडर आई में इस तरह नहीं होता। अंडर आई में आपका ये चीज़ अलहदा हो जाएगी, और आपने एक जगह डिज़ोल्व किया वो तो आपका सही हो गया, लेकिन दूसरी जगह क्योंकि यहाँ पे पैड ऑफ फैट होता है, यहाँ पे फैट है, Exactly. वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। और तो वो उसको वापस नहीं बैलेंस आता। वो वापस नहीं आता, इट वोंट कम बैक। अंडर आई फिलर्स आर वेरी तो अंडर आई Very dangerous. एंड पता है हमारे पास फिर जब लोग आते हैं अंडर आई फिलर करते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, कहते हैं इसको तो काम ही नहीं आता, नहीं आता, इसको नहीं आता, वो literally. कहीं और से जाके करवा लेते हैं, करवा हाँ, लेते हैं। एंड दे विल कम बैक। मैं बताती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड माय कार्बोक्सी, बेसिकली आई आस्क्ड माय, बिकॉज यू नो मैं बहुत शॉर्टकट्स के ऊपर बिलीव करती हूँ, नहीं अजीब वो आदत तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये छोड़ेंगे क्या, अब हर लंबा महीने मुझे procedure। बुला रही हैं, फिलर लगा के जान छुड़ा लें। मुझे कहती हैं पागल हो, यू आर यंग, यस, you're too young for under eye filler. Secondly, ये मैं नहीं करूँगी, तो मैं कहीं और से करवा। आप यकीन करें, हालांकि मेरी लॉयल्टीज उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं, मगर फिर भी मुझे घर जाने के बाद सेकंड थॉट ज़रूर आया लाइबा वाला कि अरे यार ये नहीं करके दे रही, चलो मैं कहीं और से करा लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे ना एकदम से याद आया, मैंने कहा यार 17 years शी मस्ट बी सेइंग राइट थिंग टू मी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे कोई गलत। फिर मैंने रिसर्च की, वाकईतन अंडर आई फिलर्स आर वेरी डेंजरस, एंड ऑल्सो एज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना टेक द नेम्स, बट आई हैव सीन अंडर आई फिलर्स विद सो मेनी सेलिब्रिटीज के एक्सप्रेशंस के साथ इतना बुरा हो जाता है कि उनको लोगों ने कास्ट करना बंद कर दिया है कि उनकी अंडर आई की वजह से, बिकॉज डेड हो जाते हैं ना, एकदम डेड हो जाता है। अंडर आई फिलर आपका एक्सप्रेशन बहुत बुरा क्यों खराब इतना करता है। दीवाने हो रहे हैं लोग अंडर आई फिलर कराने के लिए? एक निदा ये भी प्रॉब्लम है कि लोग जिनको डार्क सर्कल्स हैं, लोग जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है आप अंडर आई फिलर करते हैं, ये ठीक हो जाएगा। मुझे, मैं यही हमेशा पूछती हूँ, एक पिगमेंटेशन है, आप उसके नीचे कुछ फिल कर रहे हैं, पिगमेंटेशन तो ऊपर आ जाएगी, फिलर से किस नहीं, तरह असल में पिगमेंटेशन लाइबा, जाती मैं है? एज अ क्लाइंट आपको बताती हूँ, सिर्फ पिगमेंटेशन का मसला नहीं होता ना। देखिए बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में तो लेट जागने का एक ऐसा रिवाज है, टीवी देखने का, सारा वक्त मोबाइलों में लगने का। देखिए सिर्फ कलर नहीं जा रहा वहाँ से, डेप्थ भी आ रही है लोगों तो की। अगर हॉलोनेस है उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका ढांचा होता है ना, उसका कभी कभार स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपकी आंखें अंदर अल्लाह ताला ने बनाई संकनाइज होती हैं, संकनाइज आई कहते हैं, बिल्कुल और फिर एज के साथ साथ और भी अंदर जाती है। कोलेजन कम होता जाता है मैंने तो और हो देखा है कि कुछ बहुत सूखे लोग जिनकी होमो और वो पूरे मोटे, लेकिन जो उनका फेस है वो ज्यादा बोनी है। एग्जैक्टली है ऐसा। उनके ऊपर मैंने फिलर्स को सूट करते हुए देखा है, क्योंकि उनकी एज इतनी ज्यादा लग रही होती थी कि उनकी धसी हुई आंखें होती थी। लेकिन वही वाली बात निदा कि ये जो अंडर आई फिलर है ना, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। एक टेडल इफेक्ट बड़ा मशहूर होता है कि आप पढ़ने बैठेंगे आप खुद ही कहेंगे 100 में से आप सिर्फ 5 पीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। Who are the right candidate? अदर थिंग इज दैट कि वो जो आप कह रही है ना, जिनका बोनी स्ट्रक्चर बहुत स्किनी होता है,
उनको बेसिकली किया जाता है चीक प्लम्प। चीक, वो जो चीक प्लम्प्स होते हैं वो आपके जब रेस करते हैं ना, यहाँ पे ये जो रेस करते हैं उससे आपकी अंडर आई स्वेलिंग और डार्क सर्कल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। हम वहाँ पे अंडर आई फिलर नहीं लगाते, हम वो चीक्स को इनहेंस करते हैं। वो खुद ही माइग्रेट करके थोड़ा सा यहाँ पर आता है। जब वो माइग्रेट करके आता है तो उनको अंडर आई में भी फील होता है डिफरेंस और फिर चीक में भी फील होता है। एग्जैक्टली। तो वो So you फिगर आउट mean to say कि जिन लोगों को अगर अंडर आई फिलर कराने का शौक है या ज़रूरत लग रही है उनको, वो हल्का सा चीक एनहांस करा लें सेम फिलर से। सेम फिलर से, ठीक है। सेम फिलर से नहीं होता, मतलब अंडर आई दूसरे फिलर से अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी मैं वापस आऊंगी। वापस। कोई गड़बड़ हुई जिंदगी में तुम्हारे हाँ, मेरे साथ, साथ वो हुई, प्लीज बिल्कुल बताओ। हुई। अच्छा ये खैर ये तो हो गया कि मैंने करा लिए, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। जब आपको जब कोई चीज़ पसंद करने लगे तो फिर आपको दिल करता है कि Obsession बन जाता है और कि अच्छा अच्छा, मगर मैंने कभी भी ओवरडू नहीं कराया, कभी भी कि नहीं अच्छा मेरे मोटे होंठ कर दो और ज़्यादा कर दो, क्योंकि मैंने अपने आप को यही रखा कि मैं अपनी शक्ल बिल्कुल ही ना वो कर लूँ ना, चाहती तो मैं करवा भी रबाब सकती लगनी थी चाहिए। थोड़ा सा, हाँ रबाब लगनी चाहिए। तो खैर मैंने, हाँ मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ जब मेरी डॉक्टर ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने दूसरी डॉक्टर के साथ, ये कुछ अरसे पहले की बात है, तो मैंने उनके साथ मैंने बोला कि वो थोड़ा टचअप कर दें मेरे, आप ना वो गायब हो रहे हैं, तो वो आदत आपको हो जाती है अच्छा अच्छा देखने की ना, तो आप कहते हैं कि टचअप कर दें, रहा भी नहीं जाता। क्योंकि अच्छा भाई आपके पहले तो पतले थे, आप सब्र कर लें यार, आप थोड़ा सा सुकून कर लें, जब आपकी डॉक्टर आएगी आप तब कर लीजिएगा। तो ना उसने बोला कि अच्छा तुम उसके पास चली जाओ, तो तुम उसे जाके वो करवा लो, तो मेरी गुठलियाँ बन गई थी। हाय हाय, वो जो राउंड राउंड बॉल्स हो जाते हैं, गुठलियाँ बन गई थी और मैं निधा, मैं आंसुओं से रोई हूँ कि या अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर, मेरी गलती हो गई। वो जब गुठलियाँ बनी ना, तो मतलब उससे मुझे बोला कि अच्छा टेक इट इजी टेक इट इजी। मैंने बोला मेरी शक्ल बर्बाद हो जाएगी, मैं देख के नहीं रहूँगी, और मुझे अपने आप को देख के भी बात, दूसरों की तो ख़त्म। फिर उसने वो जो मेरे लम्प्स बन गए थे वो डिज़ोल्व किए। वो एक पेनफुल प्रोसीजर था कि जब आप डिज़ोल्व, बहुत पेनफुल, और इतना वो सूज जाता है आपका मुंह होंठ कि मैंने बोला कि या अल्लाह, मतलब वो इतना मेरे 4 गुना साइज हो गया था जब वो डिज़ोल्व हुए। तो डिसॉल्व इज पेनफुल, इतना पेनफुल था कि ऐसा लगता कुछ चीज़ चिर रही है, कोई चीज़ कट रही है अंदर से, जल रही है अंदर, मतलब से मुझे लग रहा था कि कुछ हो, मतलब मुझे कुछ हो गया, बस अब मैं ख़त्म हो गई हूँ। उसके बाद खैर वो नॉर्मल हो गए, वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया सारी चीज़ें। फिर जब मेरी डॉक्टर आई तो फिर उसने बोला कि अच्छा, फिर मैं कहती छोड़ दें, नहीं करना ही नहीं है, मुझे डर इतना डर बैठ गया, गलत डॉक्टर के पास जाके डर करूँगी, मुझे करना ही नहीं। आप मतलब मैं अपनी डॉक्टर, जो मेरी डॉक्टर है, जो मुझे कितने सालों से ट्रीट कर रही है, मैंने उस पर भी बोला कि नहीं आप छोड़ दें। तो ना उसने बोला ऐसा कोई बात नहीं है, जो शायद मैं तुम्हें डालती हूँ वो उसने कोई दूसरा ब्रांड डाला है, तो वो ब्रांड तुम्हें सूट नहीं किया, इट्स ओके कहने की कि वो ब्रांड जो उसने पता किया सारा कुछ, तो वो ब्रांड दूसरा था, वो ब्रांड मुझे सूट नहीं किया। तो फिर उसने जब वैसे ही वो ब्रांड का जो मुझे जब करा, आई वाज ओके। बहुत अलग लेट्स गो टू अदर क्वेश्चन, ठीक है ना, हम बाल की खाल निकाल गए हम तो। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना पीआरपी करवा लें। जब मैंने अपना पीआरपी करवाया, मैंने 4 सेटिंग्स ली। उन्होंने कहा कि आप 4 सेटिंग्स लें तो आपके बाल जो है प्रॉपर ठीक हो जाएंगे। 4 सेटिंग्स लेने के बाद भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते रहे। मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि अभी आपके डैमेज बाल जो है वो निकल रहे हैं। मैंने थोड़े दिन और वेट किया, फिर उसके बाद मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट जो है वो आपको सूट नहीं किया। अब आप खुद बताएं कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा भी लगाया और मेरे बाल जो है वो अपनी ही जगह पर है, बल्कि पहले से भी बहुत ज़्यादा कम, सिर्फ ये थोड़ी सी पूंछ रह गई है। तो अब मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। वैसे ये अगर इन्होंने हमारा शुरू का प्रोग्राम देखा हो तो PRP उसमें पे बात ये करेंगे। जवाब दे चुके हैं। सीबीसी करा के पीआरपी करा अगर के ये मसला आपके नहीं ब्लड आता। का एंड रिजल्ट द नहीं सेम थिंग, अच्छा, अगर आपको फर्स्ट में ही रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप जी। सेकंड सिटिंग में नहीं Yes. जाए। जी प्लीज, हाँ कि वो हो क्यों रहा है, हेयर हो फॉल क्यों रहा कोई है, हार्मोनल बिल्कुल। इशू तो नहीं है, Exactly. क्या Age रीजन factor, है, आपके हार्मोन्स बिल्कुल। ठीक हैं, आपका एज फैक्टर ठीक तो है, अगर और हार्मोनल इशू है तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है? गायनोकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो आपको बता सकते हैं कि क्या इशू है। अगर पीसीओएस जो मेनोपॉज
हमारा बहुत खवातीन का नॉर्मल है मेनोपॉज का issue है। जो मुझे उनकी एज लग रही है वो इस तरह, तो अब यू नीड टू फिगर आउट कि हो क्यों रहा है हेयर फॉल। और कुछ लोगों का हेयर फॉल नहीं था, एक नॉर्मल साइकिल होता है होने का, एक टाइम आता है जिसमें हेयर फॉल होना होता है, वो शेड हो रहा होता है। अगर आप उस वक्त भाग रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल साइकिल पे बाल ने गिरना है एंड देन इट्स गोना रीस्टार्ट ग्रोइंग अगेन, सो यू नीड टू स्टे काम अबाउट इट। एंड सेकेंडली इन्होंने जो है ऐसा लग रहा है, जो ये कह रही है मेरी नीचे कोई पूछ treatment की हुई है उन्होंने इन्होंने। केमिकल ट्रीटमेंट्स Keratin कराया हुआ है। केराटिन करवाया हुआ है, उससे भी खत्म हो गए होंगे, उससे उनके भी बाल जल बाल गए खत्म, होंगे। yes। लेकिन और अगर पीआरपी करवाकर उन्होंने केराटिन करवाया है तो वो फिर केमिकल लगवा के उससे हेयर फॉल हो अब रहा वो होगा। बेहतर जो है ना वो बीनिश बता सकती है। वो लग रहा था। मेरे पास भी बहुत सारे लोग जो है वो हेयर फॉल का सवाल लेकर आते हैं और मैं खुद उनको डॉक्टर्स के पास पीआरपी के लिए भेज रही होती हूँ कि भाई ये मेरा काम नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ। ये भी एक बड़ा मसला है, लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टाइलिस्ट का काम क्या है और डॉक्टर का काम क्या। खुदा का वास्ता है, इस मसले को आप अब नॉर्मल एक आम इंसान की अकल भी काम करेगी कि जो चीज़ इंटरनल चीज़ों से रिलेटेड है वो डॉक्टर का काम है। हमारा काम है केमिकल से डील करना। सैलून में तो इतनी सारी हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स हो रही होती हैं। देखिए वो हो रही होती हैं, उसके ऊपर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी वो दुकान बंद करके बैठ जाएं। हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स बहुत सारी किस्म की आती हैं, ठीक है। हमें दिए जाते हैं ब्रांड्स की तरफ से एम्प्यूल्स जो हम सिर्फ अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपने रिकग्नाइजेशन इनसे करवानी है, ये आके हमें बताएंगे, ये जब आपको बताएंगे तो आप आके हमें बताएंगे कि जी आपको लैक्टिक एसिड का करना है ट्रीटमेंट, या आपके कोई स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो स्कैल्प क्लीन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम सारी सुपरफिशियल चीजें जो है वो ये सैलून की कनेक्टेड जिम्मेदारी होती हैं। देखें मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं ना उनको अपने ट्रस्ट वर्दी 4 डॉक्टर्स मैंने रखे हुए मेरे पैनल पे, मैं उनके पास अपना क्लाइंट भेजती हूँ ताकि जब वो डायग्नोसिस दें तो वो मुझे मिले और मैं जो एक्सटर्नल मसला है वो मैं हल करूं और इंटरनल मसला मैं अपनी डॉक्टर से हल करूं। ये आवाम को समझने की जरूरत है कि कौन सी चीज किससे पूछनी है, क्योंकि आवाम को नहीं पता होता कि हम पूछें किससे। ऑल्सो किससे पूछनी है, एंड आपको अपना अगर हेयर का मसला है तो आपको हेयर और स्कैल्प का मसला अपने स्टाइलिस्ट और अपने डॉक्टर को मर्ज करके हल करना है, एक से नहीं हल होगा। अक्सर आवाम मुझे एसएमएस कर रहे थे, सुने हमारे बाल गिर रहे हैं, हम क्या करें। भाई मुझे क्या पता, मैं तो होस्ट हूँ। हाँ, और मैं तुम लोगों के और वो हमें फोन कर रहे होते हैं, निदा आपी का नंबर दे दो, उनका क्या है। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात हो रही है, लेकिन आपको फोर्स नहीं हम कर रहे कि ये करवाना ही ज़रूरी है। सिंपल सादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको अपने आप से खुश होना चाहिए। मगर अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे ये चीज़ सही करानी है, वो चीज़ सही करानी है, तो बराए मेहरबानी, जल्दी का काम शैतान का काम है। प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर समझदारी के साथ सही जगह चूज करके 4-5 लोगों से जिस तरह रिश्ता करते हैं ना लड़की का, समझे बस वही है। समझ जाए आप, समझ जाए। गली वालों के पास ना जाए। हाँ, गली वाले डॉक्टर के रिश्ता पास करते हैं, इधर से उधर से छानबीन करते हैं, बिल्कुल वही कि जो काम। वैक्स भी जहाँ पे हो रहा हो वहाँ ट्रीटमेंट भी हो रहा हो। उसका रीज़न है ना, सही कह रही हैं, क्योंकि देखें जो करवाने वाला है उसका समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा छोटे मोटे मसाइल के जी ट्रीटमेंट कराया, चूल्हे पे चले गए, ये हो गया वो गया, अनलेस यू हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रोसीजर व्हिच यू हैव गॉटन डन, आप उसकी आफ्टर केयर नहीं करेंगे। आफ्टर केयर नहीं करेंगे तो वो आपके पैसे वैसे ही कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझसे इतनी गलती हुई, मैं चश्मा लगाती थी सारी ज़िंदगी, तो मैंने कहा मैं जब शादी होगी मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी, ससुराल में मुझे शर्म आएगी। तो मेरी अम्मा ने पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, सारी ज़िंदगी उन्होंने चश्मा लगाया, उन्होंने लेज़र कराई और उनकी फर्स्ट क्लास लेज़र, बुढ़ापे में उनका चश्मा उतर गया। ताकि बेटी से पहले मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ, सही है कि नहीं। उस ज़माने में इतना साल पहले की बात है। अच्छा जी, मैंने जल्दी में मैंने इसी जगह ऐसी XYZ जगह पे जाके लेज़र करा लिया, जिसका मैंने कोई इतना नाम नहीं सुना था। लेकिन वो मुझे जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रहे थे, तो मैं जहाँ अम्मी गई वहाँ नहीं गई। जब मैंने आँखों का लेज़र कराया तो मेरा लेज़र ख़राब हो गया। मेरा लेज़र ख़राब हो गया, मैं अब दोबारा चश्मा लगाती हूँ।
उसकी रीज़न ये है कि मैंने उसका ख्याल नहीं किया। एक तो सही लोगों से मैंने लेज़र नहीं कराया आंखों का। तो तुम क्यों गई क्यों नहीं? अम्मी ने जहाँ से करवाया था जो जहाँ मेरी शूटिंग्स होती थी ना वो उसके बराबर थी वो जगह। मैंने फैसिलिटी देखी कि अच्छा शूटिंग के बीच में ब्रेक है, चलो टेस्ट कराने चली जाऊँ, क्योंकि गली के कोने वाली बात। तो फिर उसके बाद ड्रॉप्स डालने थे, आई ड्रॉप्स, और अपने आंखों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि आफ्टर केयर क्या है। एक तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं किया और आफ्टर केयर भी मैंने नहीं की, तो वो दोनों चीजें मिलकर ये हुआ कि आज भी इतने सालों बाद मेरे आंखों से चश्मा नहीं उतरा। अच्छा, क्या उन्होंने आपको आफ्टर केयर बताई थी? बताई होगी, मैंने लाइट ली और बहुत ही कैजुअली बताई है। नहीं, सही कह रही है, ये लाइट लेते हैं लोग, लोग बहुत लाइट लेते हैं, बहुत कैजुअली बताई होगी, और कैजुअली कि ड्रॉप्स डाल लीजिएगा। अच्छा, मैंने नोट किया जितना मेरा डॉक्टर्स से लेकर ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, जिनसे भी वास्ता पड़ता है, और मैं जब उनको काम करते हुए देखती हूँ और क्लाइंट डील करते हुए देखती हूँ, मैंने हमेशा नोट किया जो इंसान आफ्टर केयर के लिए आपको बार बार वार्निंग्स दे रहा होता है और स्ट्रिक्ट होता है ना, उस इंसान को अपना काम पता होता है। मैं तो यहाँ तक धमकी दे देती हूँ कि अगर आपने आफ्टर केयर नहीं किया, आप दोबारा मेरे पास मैं आज सबको ये कहती हूँ जो भी आंखों की लेजर करा रहे हैं, आजकल तो बहुत आम हो गई है, क्योंकि मैं अब दोबारा डॉक्टर के पास गई ना कराने, उन्होंने कहा आपकी आंखें इतनी ड्राई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं रोज लेंस लगा के शो पे बैठती हूँ, मुझे नजर नहीं आता बगैर लेंस और चश्मे के। सो सबकी अपनी कोई ना कोई ऐसी जिंदगी में चीजें होती हैं, तो मैं तो शेयर इसलिए करती हूँ कि लोग अगर आप लेजर करा रहे हैं, लोग चश्मा मेंटेन करना, लेंस लगाना आसान चीज नहीं होती। एक जिंदगी में आपकी है ना यार, नहीं मिल रहा नजर, आंखों की ड्राइनेस का कोई इलाज नहीं है? हर वक्त बस ड्रॉप्स डालते रहो। तो ये कभी रिकवर नहीं होगा टू गेट बैक टू द लेजर प्रोसेस? आई डोंट वांट अगेन। No, she doesn't want it again, but You it's don't high want it maintenance. हाँ, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ड्राई हो चुकी हैं, लेंस लगा के इसकी ड्राई हो लगा के ना एक चीज पुश हो के आपका, मैं समझाने नहीं कैसे समझाऊं, लेंस आंखों का वो जो है ना इस तरह होता है ना, थोड़ा उभरा हुआ होता है, लेंस लग के वो थोड़ा नीचे हो जाता है। सो वो एक टेक्निकल साइंटिफिक चीज है, बोरिंग नहीं कर रही मैं शो को, आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरी प्रॉब्लम आईब्रोज़ की है। मेरी आईब्रोज़ बहुत पतली और बहुत हल्की आती है। मेरा ट्रस्टवर्दी सैलून है जहाँ से मैं हमेशा अपनी सारी सर्विसेज लेती हूँ, तो वहाँ मैंने ये चीज़ डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप माइक्रो ब्लीडिंग करवा लें। मैंने कहा ठीक है। आई गेस उन्होंने उस टाइम पे अपने सैलून में न्यूली लॉन्च की थी माइक्रो ब्लीडिंग करना, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे सजेस्ट करके उन्होंने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस के टाइम पे उन्होंने मेरी पूरी की पूरी आईब्रोज शेव कर दी, जो थी वो भी ख़त्म कर दी। उसके बाद उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। प्रोसेस के बाद मेरी आईब्रोज वाला एरिया पूरा लाल और बहुत ज़्यादा सूज गया, ऐसा कि जैसे लग रहा था कि कोई कांटे अंदर चुभ रहे हों, कोई चुभा रहा हो या कोई कट्स मारे हुए हो मेरे आईब्रोज के ऊपर। और शेप उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे वो चालाक औरतें नहीं होती हैं, वैसा वाला शेप पूरा हो रहा, शार्प लुक करके मुझे दे दिया। हाँ, और ईद के टाइम पे ये हुआ कि जब वो मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई आना, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो मतलब एक आईब्रो नहीं 4 आईब्रोज आ रही हैं एक साथ। मेरी ईद मैंने अपने घर में बैठ के गुजारी है। ये इनकी शेव कर दिया था। आईब्रो जो है वो लाइट थी, बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो ब्लेडिंग नहीं होती, माइक्रो ब्लेडिंग है। हाँ, बेचारी को ये भी नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था, आई एम सॉरी, लेकिन माइक्रो ब्लेडिंग होती है, उसमें हम पिगमेंट डालते हैं थ्रू शेव कर, उन्होंने शेव क्या कर दी। प्रोसीजर होता है वो आईब्रोज वाला? वो हम पिगमेंटेशन बेसिकली हम पिगमेंट लेते हैं आपके आईब्रो का और आपके हेयर कलर से मैच करके, ये भी बड़ा ज़रूरी है, वरना लोग जो है ना कलर मैच भी नहीं करते और ब्लैक कर देते हैं, बाल ब्राउन होते हैं, ब्राउन कर देते हैं, बाल ब्लैक होते हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली वो कलर बना के फिर वो आप जो है ना स्ट्रोक्स बनाते हैं ब्लेड से और उसके अंदर पिगमेंट डालते हैं और वो फिर आप शेप करते हैं। और ये कौन करता है? ये माइक्रो ब्लेडिंग एक्सपर्ट्स करते हैं, हर डॉक्टर भी नहीं करता है। ये डॉक्टर का काम नहीं है। हाँ, क्योंकि इसके लिए तो बहुत आर्ट की जरूरत है। अब ऐसा हो गया है, अब ऐसा हो गया है। माइक्रो ब्लेडिंग आर्टिस्ट बहुत सब ब्लेड You do it with a आपके blade. स्किन पे कट डालेगा, ब्लेड लग रहा है। उसमें वो जो कट लग रहे हैं उसमें ink पिगमेंट जा जा रहा है, जी, वो yes. पिगमेंट आपका इंक क्रिएट कर रहा है, Ink है। कलर दे रहा है आपको, फॉल्स आपकी वो आईब्रो strokes क्रिएट look हो रही है। वो अलग एक्सपर्ट होते हैं, अलग। हाँ, वो अलग I won't do it. I won't do it. हाँ, ये you डॉक्टर्स need to नहीं go करते to an हैं। expert. माइक्रो ब्लेडिंग आर्टिस्ट तो होते अब हैं। ये कहते और वो हैं जो माइक्रो ब्लेडिंग आर्टिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते। वो डॉक्टर्स नहीं होते, डॉक्टर्स जैसे कर सकते हैं जैसे उसको, हमारे it's just a diploma, हाँ, है, कोशिश लेकिन ये करके एक करते अलहदा हैं। एक्सपर्टी होती है, Okay. कोर्स हो सकता है। इसमें बड़ा ये टाइम भी पता होना जरूरी है इसमें ना। बड़ा टाइम लगता है, बहुत एक time आईब्रो में taking, 40-40 मिनट लग जाते हैं, तो कोई डॉक्टर इतनी देर नहीं डेढ़ बैठता घंटा। है। अच्छा, अब ये डेढ़ जो- घंटा। इसका
ये जो कह रही है इनके साथ हुआ क्या कि ये जो स्ट्रोक बनाए गए ना वो कहीं ऊपर ये कहीं तो उसमें जो नेचुरल इनकी आईब्रो थोड़ी बहुत होगी वो भी जगह जगह से नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि मेरी अपनी आईब्रो शेव कर दी, वो जो कि नहीं होती वो पूरा शेव कभी नहीं होती, वो आपकी आईब्रो पे ही थोड़े जहाँ आपको बाल लगते तो हैं। इसका मतलब कि जो शेव की होगी बाद में उसके बाल आ गए होंगे वो अलग। डबल कह तो रही थी कि डबल कभी शेव नहीं करते, कभी भी देखिए मैं आपको बताती हूँ आपके साथ हुआ क्या है। सबसे पहले तो आप जिस जगह पे गई हैं उन्होंने आपके आईब्रो जो शेव किए हैं, कोई भी अच्छा माइक्रो ब्लेडिंग आर्टिस्ट, मैंने खुद किया हुआ है ये कोर्स इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपकी पूरे आईब्रो को शेव नहीं करेगा, वो आपसे आपकी शेपिंग डिस्कस करेगा और उसके बाद वो आपके नेचुरल को लेके आपको बताएगा कि जी मैं यहाँ से आपका आर्च बढ़ा सकता हूँ, यहाँ आपकी थिनिंग हो रही है मैं उसको फिलअप कर सकता हूँ। अच्छा अगर आपको यानी कि आपकी आईब्रो के हाँ, अंदर साथ अंदर ही, रहते ही बिल्कुल, बिल्कुल, हुए, बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कि कैनवस पूरा ब्लैंक कर दिया नहीं ड्रॉ। हाँ मगर देखिए निदा ये बहुत एक प्रोसेस ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें ये नहीं हो सकता कि आपने इधर 2 बाल लगा दिया और बाकी पूरी आईब्रो को छोड़ दिया, नहीं आपको ब्लेडिंग करनी ओवरऑल ही होती है, लेकिन कहीं ज़्यादा डीप करनी, ब्लेड के कट लग रहे हैं ना तो कहीं थोड़ा ज़्यादा कट लगता है, कहीं कम लगता है, कहीं पिगमेंट आप कभी कभी डबल शेड भी हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने तो पूरा कोर्स किया हुआ ना, मुझे पता है। आप उसको एक तो थिन चलाते हैं, प्लस आपको शेडिंग देखनी होती है, प्लस आपको ये देखना होता है कि कहाँ मुझे ज़्यादा पिगमेंट देनी है, कहाँ मुझे कम देनी है। लॉट ऑफ टाइम्स आप माइक्रो ब्लेडिंग के इतने बुरे रिजल्ट देखेंगे, वो आगे से ऐसे टैटू बना हुआ है, जैसे टैटू बना लोग पेंसिल से बना लेते हैं, लोगों ने माइक्रो ब्लेडिंग में ये काम किया और ये बड़ा रिवर्सल इसका मुश्किल होता है, तो प्लीज किसी सही बंदे के पास जाइए। परमानेंट इंक लग गई, परमानेंट इंक है, इट्स लाइक अ टैटू, बिल्कुल टैटू है, ये वापस करना बड़ा इट्स नॉट अ टू डेंजरस प्रोसेस। मगर इनके साथ जो हुआ वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पहले शेव कर दिया। अब शेव करने के बाद एक आर्टिस्ट उतना बारीक हो ही नहीं सकता जो शेव कर रहा है, जिसकी अकल पे मैं वो नहीं कर सकती कि उसको पोर दिख रहा है, क्योंकि वो इतना कैसे कर सकता है। और पोर नहीं दिखने की वजह से वो जहाँ शेप बना रहे हैं उसके ऊपर अगर वो ऊपर नीचे हो गई तो इसलिए उनकी डबल आईब्रोज, वो कह रही 4 आईब्रोज बन गई है ना बेचारी, मतलब वो 2 ही हुई, वो 4 एक इधर एक इधर एक इधर एक वो इधर असल में ऑल्सो इसका पैच टेस्ट करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज़ एट टाइम्स वो पिगमेंट इतना, उन्होंने बोला स्वेलिंग हो गई थी, स्वेलिंग हो गई, बर्निंग हो रही क्योंकि थी। पिगमेंट में केमिकल होता है और वो केमिकल हर किसी को सूट नहीं करता। वो केमिकल पहले ना आप, हाँ हम लोग यहाँ पे ऐसे कट लगाते हैं, उसको बिठा देते हैं 20 मिनट को, देखो रिएक्शन तो नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, फिर उसको कुर्सी पे। वंस अगेन आपको ये बताना चाहूंगी, जो एक सर्टेन एज के बाद आपके आईब्रो के बाल झड़ जाते हैं और जितनी मोटी घनी आईब्रो होती है उतनी आपकी फेस पर यंगर लुक आती है, ठीक है। और तो अच्छी भी हो रही है, ये काम बहुत अच्छा भी हो रहा है। हाँ, और ऐसा लगता है मैं बता रही हूँ कि इससे अगर ये अच्छी हो तो क्या चेंज आ सकता है, आप यंग लग सकते हैं, आपकी आईब्रो मैं आपको का ये भी शेप बता अच्छा हो दूं, सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इतनी बारीक काम है कि हमारे पास इस वक्त गिनती के 3 आर्टिस्ट होंगे कराची में, 3 पूरे कराची में 3 आर्टिस्ट होंगे जो बहुत अमेजिंग माइक्रो ब्लेडिंग दुबई में करते तो हैं। आईलैश एक्सटेंशन और आईब्रो इतनी आम है, हर चौथे लोगों ने कराई है। बेटा ये भी तो फिगर आउट करना सऊदी बड़ा अरब में जरूरी है, भी। नहीं, लाहौर में भी अच्छे हैं। लेकिन फिगर आउट करना जरूरी है कि किसके फेस पे कितनी आईब्रो सूट करेगी, थिक करेगी, कम करेगी। एक तो वो देखते हैं, आप देखते होंगे स्ट्रोक्स बनाने होते हैं, इतने थिक थिक वो आईब्रोज कर देते हैं कि हमें अरेबिक लुक चाहिए। आप देखो तो सही, आप पे सूट कर रही है नहीं। अच्छा बहुत सारी खवातीन जो है ना, वो मैं एक और मजे की बात बताती हूँ, माइक्रो ब्लेडिंग के लिए जब आती है ना, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये लग गया तो ये निकलेगा नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं ये है, निकलेगा नहीं। अगर आप बहुत सोच समझ के मतलब, क्योंकि वो जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं ना तो वो कहते हैं यहाँ भी लगा दो, वहाँ भी लगा दो, मोटी आईब्रो चल रही हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा फिर कल पतली हो गई तो क्या करोगी, फिर क्या करोगी। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट के पास, हम बताते हैं उनको कि देखें अभी आप ना कराएं, अभी यहाँ से थोड़ी मोटी करा लें। मैं यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जैसे इसने बताया इसकी होंठ वाली चीज़, मुझे बड़ा शौक चढ़ा आजकल, आजकल तो नहीं 2 साल पहले मुझे बड़ा शौक चढ़ा कि मैं आईलैश एक्सटेंशन करवाती हूँ, जबकि मेरी अपनी आईलैशेस इतनी अच्छी थी, पर मैंने कहा यार मस्कारा लगाती हूँ, मेरी लेंस लगे होते हैं, प्रॉब्लम होती है, मैं मस्कारे से जान छुड़ाना चाहती हूँ, सिर्फ मस्कारे से जान छुड़ाने के लिए, जबकि मेरी नेचुरली बहुत कर्ल और बड़ी अच्छी थी, मैंने ना आईलैश एक्सटेंशन लगवाई।
अच्छा जी, शुरू के क्योंकि मैंने सर्दियों में लगवाई थी, शुरू के दिन तो मैंने जो इन्जॉय किया, वेकेशन पे जा रही हूँ, कोई मेकअप नहीं करी, हल्का सा टेंट लगाया एंड गुड टू गो। आंखें इतनी प्यारी लग रही क्योंकि जाहिर है वो तो Enhance कर देता है और ना हो गई थी, बिल्कुल। आपकी आंखें इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा वाह कितना मज़ा आ रहा है। मैंने 3-4 महीने जब तक सर्दियाँ थी बड़ी इंजॉय की। अब मैंने आपको हिस्ट्री बताई भी है कि मैं लोरोस लेंस लगाती हूँ, मेरी आंखें सेंसिटिव हैं तो मुझे इन्फेक्शन वगैरह होती रहती है। अब क्या हुआ, आई गर्मियाँ, अप्रैल आई, मैंने बड़ी अच्छी आईलैश एक्सटेंशन जो आर्टिस्ट थी वो चूज़ की थी, बड़ी ढूंढ ढांड के, बड़ी अच्छी वो काम करती थी, उसका कसूर नहीं था। गर्मियाँ आई, जो आईलैश एक्सटेंशन की गम थी, क्योंकि आपने एक दफ़ा लगवा लिया ना, आपको दोबारा रीटच करते रहना, वो बढ़ जाती हैं, वो अजीब सी लगती है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी लगने लगती हैं अगर आप ना करवाओ। तो क्या हुआ, उस गर्मियों में वो जो गम थी वो रिएक्ट कर गई, मेरी आंखों में अजीब चीज़ हो गई, खारिश हो रही है, इतनी सी हो गई अजीब, मैं यहाँ शो पे आ रही हूँ तो यूँ हो रही है, हाँ क्यों हो रही है, मैं बड़ी परेशान। मैंने बर्दाश्त करते करते छोड़ती थी, फिर दोबारा लगवा लेती थी, छोड़ती, पूरा 1 साल निकाल दिया। फिर मेरी बस हो गई क्योंकि मैं एक दफ़ा गई सर्दियों के ममालिक वेकेशन पे और मेरी आंखें ना यूँ हो गई जैसे पपड़ियाँ जम गई, पूरी बुड्ढियों की तरह नहीं हो जाती, वो स्किन पूरी रिएक्शन कर गई, हो गई स्किन, पूरी आंखों के ऊपर की स्किन जुड़ गई। मैंने माफ़ी मांगी अल्लाह से, मैंने कहा भाई मैंने ये क्या मैं ये ना, अच्छा मैं लोगों को ना इसके लिए कभी भी इनकरेज नहीं किया। मैं सब मुझे कहते हैं, मैं कहती हूँ कभी भी लैशेस ना, मैंने तो कभी नहीं लगवाई, बट मैंने लोगों को केसेस देखे हैं, मैंने लोगों के केसेस देखे, वो गंजे हो गई हैं, उनके कभी भी आते ही नहीं है। नहीं मेरे आए वापस, नहीं मेरी शुक्र असल है तुम्हारे, नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, मैंने ऐसे हैं। मैंने सबर पता है कैसे किया, अब देखो तो मुझे रोज़ टीवी पे आना है, आपकी आई लैशेज उड़ गई, क्या करेंगे आप। मैंने कुछ दिन तक बर्दाश्त किया, मैं आई लैशेज़ के बगैर फॉल्स लैशेज़ लगा के बैठती रही। शुरू में तो जाहिर है बिल्कुल ही चली गई थी, तो मैं डार्क मेकअप करके बैठती थी तो उसमें पता ही नहीं चलता, काली आंखें करके बैठती थी तो मेरी आंखें अच्छी लगती थी, चलो कल। उसके बाद फिर मैंने पता नहीं कहाँ से रिसर्च की कि कोई दवाइयाँ ढूंढूं तो मुझे ग्रो करेगा, मुझे ग्लिसरीन और लैश सिरम्स आते हैं, सिरम्स बहुत अच्छे आते हैं। लंदन से मुझे एक अच्छा सिरम मिला जिसकी सिलाई मैं लगाती रही, बहुत मैंने कम लगाई पर मेरी ग्रो कर, मगर ये लकी माशाल्लाह मैंने देखे ऐसे लोग कि उन्होंने इतना कुछ कर लिया बट उनकी ग्रो नहीं हुई, और वो लगती हैं कि जैसे गंजा नहीं होता बंदा, ऐसे लगता है। तो मुझे जो भी कहता है कि आप बताएं, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं लगाई, बट मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी कि आप कभी भी एक्सटेंशंस अपनी लैशेस। तो ये भी होता है, मैं खामा खाई में कि मस्कारे से जान छुड़ाने में मैंने बहुत नुकसान वही वाली बात, कभी कभी शॉर्टकट इतना लंबा पड़ जाता है कि आपको अंदाजा ही नहीं होता। अच्छी बहुत लगती है शुरू में, आप बस ये लगा लें भाई, अपनी नकली लैशेस लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो उतार लें, लगा लें, अपनी शो ही मारनी है ना वो कर लें, बट ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये एक हमारी भी कहानी थी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और तुम्हारे पास भी कोई कहानी अगर है तो ज़रूर सुनाना, या आप लोगों के पास भी कहीं बिगड़ा हुआ केस आया तो वो ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी बिगड़ी हुई बात बनाने का शो है, हाँ, लेकिन बनी हुई बात बिगाड़ने का शो नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी स्किन स्पॉटलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि आपकी फ़लानी दोस्त ने करवाया है तो आपको भी कराना है स्किन का ट्रीटमेंट, तो प्लीज़ उसको मत छुएं, क्योंकि एक दफ़ा छू लेते हैं ना फिर उसको छूना ही पड़ता है। और अगर आपको ज़रूरत है तो रिसर्च करके समझदारी के साथ, सही फैसले के साथ सही डॉक्टर का इंतखाब करें और देखें फ़र्क क्या आता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये आजकल सोशल मीडिया का सही और गलत इस्तेमाल प्लीज़ देख लें। हर इन्फ्लुएंसर हर प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, हर इन्फ्लुएंसर के पास कोई पीआर पैकेज आ जाता है और जी हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये फेशियल कर रहे हैं, ये करें, दैट्स फाइन, कुछ लोगों को सूट भी कर रहा होगा, आप करें, लेकिन हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। मेरे पास एक पेशेंट अभी आई है, इस इन्फ्लुएंसर को ही देख के उसने अपने फेस पे वो उसी कंपनी का विटामिन सी अप्लाई किया, निदा आई कांट टेल यू, जो उसके फेस पे बर्न आया,
it's burnt completely. विटामिन सी सबके लिए थोड़ी है। और वो इतना बुरा बीनिश बर्न है कि मुझे नहीं पता वो जिंदगी में कब ठीक होगी। वो इस पूरी इसके और लिटरली यहाँ पे स्कैब्स बन के सुराख बन पील नहीं हो सकती उसकी स्किन। वो नहीं हो पा रहा क्योंकि वो बर्न इस लेवल का बर्न हो गया है कि आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो गई होगी ना पूरा अंदर तक के अंदर तक रात में लगा के नहीं सोते क्या? नहीं आप सोते तो रात में लगा के। दैट डिपेंड्स ना कि कितनी परसेंटेज कितनी परसेंटेज देखिए हर विटामिन सी रेटिनॉल इन सब की परसेंटेज हम किसी रीजन से बताते भाई दैट इज व्हाई ना आई डोंट ट्रस्ट ये यहाँ के जो छोटे छोटे ब्रांड्स निकल आए ना भाई आपकी स्किन रूटीन जो है ना बाहर से महंगी होनी चाहिए अच्छी बिल्कुल आप ठीक है ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स आ गए हैं काफ़ी आपको नहीं पता कॉम्पोजिशन क्या है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम है उसको करने दें आप नहीं घुसे इस और भाई हमारे एफडीए का भी तो हाल देख लो ना अल्लाह माफी दे क्या बन रहा है मतलब मैं अपने आपको पता है आपको पता है मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर पिछले 3 साल से रिसर्च और कितने अलग अलग लैब्स पे जा चुकी हूँ केमिस्ट के पास जा चुकी हूँ जो चीज मुझे चाहिए वो यहाँ पे बना के नहीं देना चाह रहा कोई क्यों वो मिलेगी नहीं मुझे तो आई हैव टू गो एंड चूज द लैब बाहर से लोग मुझे पूछते थे आप प्रोडक्ट क्यों नहीं निकाली भाई जब निकलेगा तो अच्छा निकलेगा अभी नहीं निकालना हमें ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंप्लेन आगे देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम माशा है। मेरे हमेशा से चिन पे बहुत ओवर ग्रोथ थी बहुत ही ज़्यादा तो मैं यूजली क्या करती थी वैक्सिंग करवा लेती थी। अब वैक्सिंग करवा के कभी वो बर्न होता था तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ना लेजर करवाएं। अब मैं बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गई और मैंने लेजर की प्रॉपर सेटिंग ली प्रॉपर मैंने ली काफ़ी खर्चा किया है इतने छोटे से एरिया पे अपने बाल रिमूव करवाने के लिए। फिर लेज़र के सेटिंग कंप्लीट हो गई उसके 6 महीने बाद मेरी ग्रोथ फिर ओवर ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो क्या ये मेरे ओवर ग्रोथ का मसला पूरी लाइफ टाइम चलेगा ये सब अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? इनको चेहरे पे जो नापसंदीदा बाल होते हैं उनकी शिकायत है। चिन पे भी मोटे मोटे हार्मोन्स की वजह से निकल आते हैं बाल और फिर वो जाहिर है हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और वो खर्चा करके करवाती हैं वो फिर हो जाते हैं। सो उनकी ज़िंदगी का ये मसला क्या सारी ज़िंदगी चलेगा या वो कभी निजात पाएंगे? सारी बात नहीं था कि अब इशू क्या है बाल क्यों आ रहे हैं बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ ह्यूमन इशू जो मुझे समझ में आ रही है कि उनको ओवर ग्रोथ हुई है प्लस फिर लेज़र कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है लेज़र आपको फिगर आउट करना होता है कुछ बालों पे हर लेज़र हर किस चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है अब तो काफ़ी लेज़र्स में एडवांसमेंट आ गई हैं। अब जो आजकल लेज़र्स चल रहे हैं उनमें तीनों हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं लेकिन कुछ बालों के लेयर्स हैं कोई कहाँ पे है अदर वो लेज़र किधर जाके हिट कर रहा है कहाँ कर रहा है इनको सही लेज़र हुआ नहीं हुआ बाल वाइट है ब्लैक बालों पे लेज़र होता है वाइट बालों पे नहीं होता। ठीक है इट डजंट वर्क तो अब उनको कहाँ का कौन सा बाल है किस तरह का बाल है थिक बाल है उसके बाद लेज़र तो करा लिया 6 महीने तक बाल नहीं आए। इन्होंने फिर क्या किया डिड शी डू समथिंग रॉन्ग कोई वैक्सिंग की थ्रेडिंग की क्या किया बाल हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से आते हैं इवन ज़रूरी है और ये किसी भी एज में आ सकते हैं किसी भी एज में ऑल्सो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। मैं लिटरली फील करती हूँ कि एट टाइम्स मैं खुद जब लेज़र करा रही होती हूँ अपने पे जब मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा बड़ा होता है तो मेरा ग्रोथ साइकिल चेंज हो जाता है मेरा बाल बहुत जल्दी आता है और थिक आता है। ठीक है और वो एरिया भी पिगमेंटेड हो जाता है जहाँ पे बाल होता है। सो वो स्ट्रेस लेवल्स इज ऑल्सो मेजर रोल प्ले हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी ये सब चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती हैं। तो शी नीड्स टू फिगर दैट आउट कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो पूरी ज़िंदगी तो शायद वो इशू ना रहे लेकिन अगर वो इशू एड्रेस हो जाए कि वो क्यों हुआ तो फिर शी कैन ओवरकम लेजर इफेक्ट कर जाएगा। अच्छा एक और सवाल मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा 3 किस्म के लेजर्स होते हैं बिकॉज मैं आपको बताती हूँ मुझे एज यूजुअल मुझे बहुत शौक है हर चीज़ करवाने का तो मैं भी पहुँच गई जी लेज़र करवाने के लिए। तो मैंने फुल बॉडी लेज़र कराना था तो मैं जब पहले डॉक्टर के पास गई मैंने कोई 4 या 5 सिटिंग्स की कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं अच्छा मेरे नॉर्मली हार्ड बाल नहीं है मतलब मेरा पूरे जिस्म पे सिर्फ रुआं ही है इतना ज़्यादा बाल सख्त बाल नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया कि जो मशीन उनके पास है वो मोटे बालों के को केटर करती है बारीक बालों को नहीं। तो मैंने कहा ये 6 सिटिंग्स के बाद आप मुझे बता रहे हैं आप दूसरी मशीन आप खरीदें और 6 सिटिंग मुझे फ्री में करके दें। यही मैं कह रही हूँ कि वो हर लेज़र हर बालों के लिए नहीं होता। अच्छा फिर क्या हुआ फिर मैंने अपने दिमाग से लेज़र निकाल दिया कि भाई मेरे लिए तो लेज़र है ही नहीं। ठीक है जबकि ऐसा नहीं है। फिर जब मैं अपनी स्किन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये प्रॉब्लम है तो ये वाली मशीन नहीं ये वाली इससे करो। और वाकईतन अभी मेरी कोई
तीसरी चौथी ही खत्म सिटिंग हो है गया आपकी finishing। और मुझे इतना फर्क पड़ा है। तो प्लीज आप जरा ये भी हाँ, बताएं ये कि है कौन सी problem। काइंड कौन से बाल के लिए, ताकि हमें मशीनों के नाम पता हो, हमें पता हो यार हमें इस डॉक्टर से फायदा होगा, वरना पैसे बहुत जाया हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ अच्छा देखो, द थिंग इज दैट के मशीन के नाम से कुछ नहीं नहीं होगा, पता टेक्नोलॉजी होगा। होगा। असेसमेंट इज नेसेसरी। अगर आपको अंडर आर्म्स के रिमूव कराने हैं तो उसकी थिकनेस के लिए डिफरेंट मशीन यूज होगी। यहाँ पे आपके थिन बाल हैं उसके लिए डिफरेंट मशीन यूज तो होगी। मुझे एक ही मशीन अगर से जैसे सारी जगह लोगों के की नहीं- टांगों मेरा पे कहने बहुत का- होते हैं टांगों पे हाँ, मगर मेरा एक कहने का सेकंड मकसद ये है जो आपके ये नकल्स पे बाल होते हैं उसके लिए डिफरेंट मशीन। एक ही मशीन से सारे ट्रीटमेंट नहीं हो जाते। Okay. फेस की मशीन डिफरेंट होती है, जिनके नेक पे और चेस्ट पे बाल आ रहे होते हैं उसके लिए डिफरेंट। अच्छा द थिंग इज है समटाइम्स ये होता है कि एक ही मशीन में तीनों टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हमने सिर्फ आपका वो लेजर का हैंडल चेंज करना होता है और आप एक ही मशीन से सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। कैन यू नेम दोस 3 बहुत सारी देखो, क्यूसिज होता है, डायोड होता है, दैट इज लोगों को मशीनों के नाम याद नहीं होंगे, फायदा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी भी याद नहीं पॉइंट इज दिस कि जैसे ये कह रही हैं कि मैं बहुत अच्छी जगह गई, अब ये इन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्लिनिक गई या ये सैलून गई। There you go। सैलून मैं में इसी पे आ machines, रही देखिए, थी। आपके पास अगर पीछे से इन्वेस्टमेंट है तो सैलून्स में भी 2.5 करोड़ की मशीन है, बट द थिंग इज दैट कि उसका यूजेज उनको नहीं आता। उनकी Trained नहीं है। असेसमेंट ट्रेनिंग वाली, ये ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं है जो एक डर्माटोलॉजिस्ट या गुड एस्थेटिशियन कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ये भी एक प्रॉब्लम है कि हर किसी ने तो क्लिनिक खोल लिया है क्लिनिक खोला और हर किसी के पास मशीन है, बॉडी सेम है, अंदर काम वो नहीं हो रहा। नहीं मशीन हो की रहा, बॉडी सबकी बिल्कुल, एक जैसी होगी, एक जैसी है। क्योंकि कोरियन पता नहीं कहाँ कहाँ Yes, की टेक्नोलॉजी। अच्छा मशीन्स में भी Yes, इसमें yes, है yeah, आप बिल्कुल क्योंकि- सेम ब्रांड आपको मिलेगी जो कि 2.5 करोड़ की है और वही सेम ब्रांड 10 लाख की 10 लाख की भी मिल जाएगी। एंड और उसमें डिफरेंस आपका लेजर की फोकल लेंथ का, वेव लेंथ का, एंड इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम इट लुक्स आउटसाइड। एग्जैक्टली बिल्कुल आपको You can't सेम tell। दिखती है। अल्लाह बेचारे how लोग would क्या yes, करें, मुझे तो बड़ा ये देखें। रहम आ रहा है, क्या point करें। is- रिसर्च करें, वही ना, क्या Research रिसर्च करें, करें, रिसर्च के बगैर आप कुछ, मैं तो कहती हूँ Also, लेजर पता के है, कुछ research भी से नहीं। ज्यादा इसमें ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। Yes। मेरी डॉक्टर के साथ एक ट्रस्ट का हाँ, रिलेशनशिप हाँ, बन गया। exactly। मुझे पता है ये कोई सस्ती मशीनें नहीं है। खरीदेगी, मुझे पता हाँ, है ये कोई exactly। गंदे चाइनीज Exactly। फिलर्स नहीं लगाएगी। लगाएंगे। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जो ट्रीटमेंट मेरे शक्ल पे नहीं जाएगा वो मुझे नहीं नहीं करके बिल्कुल। देंगी। तो ये सारी गेम ही ट्रस्ट की। ट्रस्ट की भी, और मैं कहती हूँ कि आप And अपना knowledge। या बेहतर Knowledge है कि is very ना important। नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है, आप जा रहे हैं अपने चेहरे को बिगाड़ रहे हैं, खुदा ना खासा पैरालाइज हो रहे हैं, Yes। ना, इससे अच्छा बेहतर ना कराएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है और आपको पता भी नहीं आ रहा कि मैं, तो बहुत आपकी कोई फैमिली में या कोई दोस्तों के सर्कल में कोई ऐसी समझदार होती है लड़की हाँ, जिससे जिसने आप खुद पूछ अपने सकते ऊपर हैं। किया औरत, तो वो आप उनसे मशवरा भी कर लें या ना कराएं। मैं तो कहती हूँ बेहतर है कि अगर आपको नॉलेज बिल्कुल भी हाँ, नहीं है, वो कहते हैं ना It कि is अगर better। आपको नहीं समझ या बूझ तो फिर लीव इट, जो है उससे भी ना उससे जाए। मैं बड़ा भी कहती जाए हूँ ना। कि पता है अपनी गट को फॉलो करें। अगर आपको गट फीलिंग आ गई है ना कि ये मैं सही नहीं कर रही और ये लोग बहुत डॉक्टर जो है उल्लू होते हैं, हर वक्त बर्बादियां ही मचाते हैं। कभी लोगों के गट बड़े खराब होते हैं। ना, नहीं बट एट टाइम्स ना आपको फीलिंग आ जाती है डॉक्टर को देख के कि शी डजंट नो व्हाट शी इज डूइंग, तो देन यू नीड टू पुट अ स्टॉप देयर। वो तो आपको हाँ, फिर आप डाइव इन ना थैंक यू, करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों Thank you for का, having बड़ा इंफॉर्मेटिव और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला एक दूसरे से। थैंक यू सो मच। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है, सिर्फ ऐसे ही नहीं थी, तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।